अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। आने के कोई इरादे नहीं थे, हम खींच के लेके आए क्योंकि इनको सखर बहुत पसंद आ गया। भाई कैसा था सखर? भाई सखर इज सो मच बेटर द लास्ट टाइम आई वेंट देयर। ओके, नाइस। और मैं बचपन की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल एक यकसर तब्दील शहर नज़र आ रहा था। सफाई सुथराई थी, सड़कें बहुत अच्छी थी, मार्केट्स, लोग तो बहुत ही प्यार करने वाले हैं, शदीद मेहमान नवाज हैं। मतलब तो लड़के सड़कें बनी हुई थी, प्रॉपर थी, कोई टूटी फूटी सड़कें नहीं थी। नो, इट इज लाइक अ प्रॉपर सिटी। गटर के ढक्कन भी थे। सिंध का तीसरा बड़ा शहर है और आई एम सो इम्प्रेस्ड। वैसे जब से आए हैं बड़ी तारीफें कर रहे हैं, तो वी थॉट कि आपके सामने भी होनी चाहिए तारीफें, बिकॉज अब यू नो सिटिंग इन कराची के हालात देखते हो हमें लगता है कि बाकी सिंध में भी। और भाई क्या जबरदस्त फेस्टिवल हुआ। मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट थाउजेंड्स ऑफ पीपल, आई एम टॉकिंग अबाउट लाखों लोग। वाओ, इट इज अनदर एक्सपीरियंस। देखिए, ये हम सुनते थे कितने सालों से हम सखर फेस्टिवल की बात कर रहे हैं, लेकिन जब खुद जाए इंसान तो ज़्यादा अच्छी तरह अंदाज़ा होता है कि हाउ मच पीपल वांट थिंग्स लाइक दीज ओवर देयर। तो बड़ा ही अच्छा सक्सेसफुल रहा ये फेस्टिवल, वेरी नाइस। वैसे टाइम तो नहीं मिला होगा, लेकिन कल आपने मैच देखा इंग्लैंड और अफगानिस्तान का? बिल्कुल, टुकड़ों में देखा और अफगानिस्तान ने फटे चक दिए। मतलब कि देखें, बात यह है कि वो हम बात कर रहे हैं ना कि मैच, मेरी आंख में भी साथ साथ कुछ है कि मैच पढ़ना चाहिए, हारना जीतना बात की बात है, लेकिन खेलो तो सही, कोई मैच तो पढ़े। तो लिहाजा कल ये क्या मैच था, इंग्लैंड परहैप्स डिड नॉट इवन नो व्हाट हिट देम। मतलब कुछ इस किस्म की सिचुएशन है। क्या हमारे दोस्त गए हमारी टीम के लिए सबक, भाई अब निकाल दो सबक आमूज स्टेज से, हम बाहर निकल गए हैं। मैं तो टीम की बात ही नहीं इस वक्त करना चाह रही, बिल्कुल नहीं करते हैं ना लोग। हाँ, लोग वो कंपैरिजंस में आ जाते हैं। ये देखिए क्या कर रहे हैं, हमने क्या किया। मैं कहता हूँ यार अब बस देखिए, बात ये है कि आप मान जाएं दैट यू आर एट द बॉटम ऑफ द बैरल राइट नाउ। पाकिस्तान टीम जो है ना वो बिल्कुल बॉटम पे है इस वक्त, तो ठीक है, फाइन, इंशाल्लाह हम भी ऊपर आ ही जाएंगे। लेकिन जो इस वक्त खेल रहे हैं जो बहुत ही जबरदस्त कमाल खेल रहे हैं, उनका जिक्र करना डेफिनेटली बनता है। जो जिक्र कर ही रही हैं तो बता देते हैं आपको कि अफगानिस्तान ने भाई इंग्लैंड को चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर कर दिया है। Could you imagine? बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग कैसे करते हैं ये इन्होंने सबको बताया है। अफगानिस्तान के खिलाड़ियों ने क्या शानदार परफॉर्मेंसेस दी हैं। 3 विकेटें 37 रन पर गिरने के बाद अफगानिस्तान ने 7 विकेटों पर 325 रन बनाए और यादगार मैच में इब्राहिम ज़ातरान की तारीखी बैटिंग, जो कि रिकॉर्ड ब्रेकिंग अब ये इनिंग हो चुकी है, चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट की सबसे बड़ी 177 रन की इनिंग बन गई। Yes, please pause here. 177 रन, अंदाजा करें, मतलब दैट इज अ ह्यूज स्कोर। हम पूरी टीम की बात नहीं कर रहे, एक शख्स की बात कर रहे हैं, एक प्लेयर की बात कर रहे हैं। मतलब यहाँ तो हमारे कुछ 7-8 मिलके इतनी मुश्किलों से कर पाते हैं। खैर, हमारे दिन बुरे गुजर रहे हैं, सो वी विल नॉट मेंशन दैट, बट इनके बहुत ही जबरदस्त है। एंड अब्दुल्ला, कैन आई रिमाइंड यू एंड आवर स्पेक्टेटर्स हु आर वाचिंग, व्यूअर्स बल्कि जो इस वक्त हमें देख रहे हैं टीवी पे, कि दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम कि अफगानिस्तान ने इंग्लैंड को हराया है। 2023 में भी, वर्ल्ड कप में भी, इंडिया में अफगानिस्तान ने इंग्लैंड को हराया था। नए जमाने की बातें हो गई हैं जब अफगानिस्तान की टीम निस्बतन कमजोर हरीफ समझी जाती थी। अब वो आउट क्लास करते हैं मुखालिफ टीम को हर शोबे में, चाहे वो बैटिंग हो, बॉलिंग हो, फील्डिंग हो। हम शॉट्स दिखा रहे हैं, हम भी आ रहे हुए हैं अफगानिस्तान से, तो मतलब के शानदार नहीं, मैंने कहा नेचुरल साउंड भी अगर हो जाए तो उसका ज़रा माहौल बन जाता है ना। सो या अच्छा जी, हदफ के ताक़ुब में जो रूट की सेंचुरी भी काम नहीं आ सकी, पूरी टीम 317 रन बनाकर आउट हो गई। ठीक ठाक, वो भी हिम्मत कर ही रहे थे आगे, लेकिन फिर विकेटें आपने देख लिया ना, 177 रन की इनिंग की तो हमने बात कर ली। हाँ, फिर जब बॉलरों की बारी आई तो उन्होंने कैसे कंट्रीब्यूट किया। अजमतुल्लाह उमरज़ई ने 5 विकेटें हासिल की। वाओ, मतलब 40 रन भी वैसे तो उन्होंने किए हैं। आपको पता है कि ही प्लेड लाइक अ वाओ। हाँ, प्लेड लाइक अ वाओ। तो ये है, एज अ बैटर भी परफॉर्मेंस थी इनकी, 40 रन भी इन्होंने लिए हैं और 5 इन्होंने आउट किए हैं। मतलब क्या टीम स्पिरिट थी। ओके, फील्डिंग, कमाल की फील्डिंग थी इनकी। तो व्हाटएवर इज यू नो हूएवर इज वर्किंग विद देम, इट्स रियली वर्किंग आउट फॉर देम। ज़बरदस्त किस्म का मैच पड़ा होता है, एंड दिस इज़ द काइंड ऑफ क्रिकेट दैट वी वांट टू सी इन दिस चैंपियनशिप। इसमें हम देखना चाहते हैं, माना कि चलो हमारी टीम ना कर पाई, लेकिन छोड़े, इतने लोगों को हमने, इतनी टीमों को हमने दावत दी हुई है, पाकिस्तान आए हुए हैं, सो वी शुड एंजॉय दैट। और पाकिस्तान की टीम की बात करेंगे तो हमारा मैच है
और हमारा मैच है आज बांग्लादेश के साथ। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान जी आखिरी ग्रुप मैच आज रावलपिंडी में खेला जाएगा। अब्दुल्ला, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और मैच के बारिश से मुतासर होने का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। होती रही है पिंडी में, बिल्कुल। अब इसी खदशा तो जाहिर किया जा रहा है, लेकिन कितने लोग बैठे हुए हैं जो शायद होप ही कर रहे हैं कि यही हो जाए, बिकॉज दिल भरे हुए हैं लोगों के। मुझ जैसे ढीठ लोग होते हैं जो फिर भी देखेंगे, और मैंने बड़ी कोशिश की कि अब दिल बर्दाश्त हो गया हूँ और अब नहीं देखूंगा। फिर जब मैच शुरू होता है ना, तो हर 15 मिनट बाद अगर बाहर हूँ तो लाइव स्कोर चेक कर रहा होता हूँ, और टीवी के सामने तो फिर हिलता नहीं है। अच्छा, दोनों टीमें जो है ना, बांग्लादेश और पाकिस्तान, पहले ही टाइटल की दौड़ से वैसे बाहर हो चुकी हैं। बज़ाहिर ये रस्मी सा मैच है, लेकिन पाकिस्तान टीम के लिए मैच की इतनी अहमियत जरूर है कि अपनी मेजबानी में कराई जाने वाली चैंपियंस ट्रॉफी में छोटी सी ही सही, मगर एक छोटी मोटी मतलब जीत की खुशी तो मिल जाए, हैं? क्या कहना है? जीत जाए तो क्या ही बात होगी, मतलब एक तो हो जाए। दूसरी सूरत क्या है वो भी पहले दिखा देता हूँ, बता देता हूँ। दूसरी सूरत पहले से ही हम आपको पता है दुखी हैं, दिल मजीद दुखेगा। कौमी टीम पर पहले से बहुत तनकीद की जा रही है और बढ़ेगी। पाकिस्तान टीम की हालिया परफॉर्मेंस पर इस वक्त पाकिस्तानियों के जो जज्बात हैं खिलाड़ियों के साथ, मैनेजमेंट भी ज़ाहिर है अच्छी तरह समझ रही है। टीम में मैनेजर्स और दीगर तब्दीलियों की मुतालबे भी हो रहे हैं। आप नहीं थे, सोशल मीडिया पर बड़े इस्तीफे की अफवाहें भी गर्म हैं। कौमी टीम भी जाहिर है अपनी मायूस कुन कारकर्दगी पर सभी सवाल उठा रहे हैं। कल हेड कोच ने बाय द वे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, अब उनका क्या कहना था देखें। बाबर की देखें तो बाबर के अलावा आपके पास कौन सी ऐसी ऑप्शंस हैं कि हमें हमेशा बात ये करते हैं कि टीम हार गई, टीम को चेंज कर दे। ये द मोस्ट इनएक्सपीरियंस टीम ऑलरेडी है। इसके 400 मैच नहीं बनते ऑल टुगेदर, किसी के 15 हैं, किसी के 24 हैं। अभी आप नसीम को कह रहे हैं कि नसीम इज द मोस्ट एक्सपीरियंस एंड सीनियर प्लेयर। उसके नंबर देखें कितने मैच है उसके, 25 मैच है। हारिस के 43 मैचेस हैं, शाहीन के कुछ 70 के करीब वनडे हैं। तो हम ये सोचते हैं कि मैं यही समझता हूँ कि मेरे लिए यही बड़ी एक शॉकिंग है कि हम 25 मैचेस वाले को कह रहे हैं कि ये मोस्ट सीनियर लोग हैं, उन्होंने परफॉर्म नहीं किया। हाँ, पर्टिकुलर डे उस दिन या इवन के ये ट्राई सीरीज से लेके अब तक उस तरह की परफॉर्मेंस हमारी नहीं आ रही, ये एक हकीकत है। अब देखें ना कि इसमें हम क्या हाल कर सकते हैं कि हमने कितने सारे नए लड़के डाले हैं ना, जिनके किसी के 8 हैं, किसी के 9 हैं। तो आप कोशिश क्या कर रहे हैं कि आप ऐसे प्लेयर्स को अंदर ला रहे हैं जिससे आपकी टीम बेहतर हो जाए, और तो कुछ हल नहीं है। ठीक है, अगर ये तो नहीं हम कर सकते कि जी इनको ये जो टीम हार की सारी बदल दें, अंडर 19 की टीम खिला दें। तो यही टीम है। इवेंट अपनी जगह है, क्रिकेट अपनी जगह। आकिब जावेद साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनकर ऐसा लग रहा है कि हेड कोच ढके छुपे लफ्जों में खराब कारकर्दगी दिखाने वाली टीम की सिलेक्शन का, खिलाड़ियों की नाकिस कारकर्दगी का अब भी लिटरली दिफा कर रहे हैं। महसूस तो यही हो रहा था। लेकिन कैन वी जस्ट मेंशन कि पिछले 4-5 सालों में अगर हम शुरू कर लें, टूर्नामेंट्स हो चुके हैं, आईसीसी के इवेंट देख लें हम। हाँ, मतलब आप 2022 में देखें, 2023 में ओडीआई चैंपियनशिप हुआ था, T20, 24 में T20 हुआ था अमेरिका वाला, उसके बाद इस वक्त हम यहाँ बैठे हुए, बीच में एक एशिया कप भी हुआ। मतलब कितने चांसेस होंगे? कंसिस्टेंटली वी आर परफॉर्मिंग टेरिबली, वी आर फेलिंग इन दीस टूर्नामेंट्स। 2017 चैंपियंस ट्रॉफी, 2009 मतलब जो 2017 में जीते थे, उनके कितने मैचेस थे? अगर आपने कंपैरिजन करना ही है तो वो कितने मंजे हुए आ रहे थे पीछे से। और मतलब इतने ही मैचेस होते हैं ना, लेकिन जिन्होंने करना होता है उन्होंने करना होता है। अच्छा, इसी पे बात करते हैं। राशिद भाई हमारे साथ मौजूद हैं, सिकंदर बख्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया प्रिया आप दोनों का। आशिफ भाई, मतलब आकिब जावेद साहब की गुफ्तगू ज़ाहिर सीनियर हैं, बड़ा एहतराम है हमें इनका। हम आपसे इसलिए चाहेंगे कि आप ज़रा तज्जिया दें, आप ज़रा राय का इजहार करें। कह रहे हैं मतलब हम क्या कर सकते हैं, सॉर्ट ऑफ बेबसी भी उनके अल्फाज में नजर आ रही थी। उनका बेसिकली ये कहना था कि इतना एक्सपीरियंस नहीं है इनका, इसलिए इतनी एक्सपेक्टेशंस भी शायद ना रखी जाए। लग रहा था वो कह रहे हैं कि इतने उदास क्यों। हारिस रऊफ से भी एक्सपेक्टेशन ना रखें, हम नसीम शाह से भी ना रखें, तो हम फिर क्या करें? देखिए, 2-3 चीजें उन्होंने बोली हैं जिसके सवालात उठते हैं कि नंबर्स ऑफ मैचेस की बात की है। वो क्रिकेट अथॉरिटी, क्रिकेट बोर्ड के ऊपर सवालात उठते हैं कि आप इतने मैचेस क्यों नहीं खेलते, चाहे वो टेस्ट मैचेस हो, चाहे T20 हो या ODI हो।
यही नंबर दूसरे ममालिक के बहुत ज्यादा होते हैं। खैर ये हो गई बात यंग प्लेयर की लाने की हुई, घबरा रहे हैं हम लोग, लेकिन आकिब जावेद खुद 16 साल की उम्र में पाकिस्तान की टीम में ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे थे। उनको टैप किया था किसी ने और वसीम राजा साहब ने रेकमेंड किया था उनको कि खान साहब को कि ये अच्छा बॉलर है, और वो गए और उसके बाद उन्होंने बहुत ही उम्दा बॉलिंग की। एक अननोन टैलेंट पाकिस्तान की खासा रहा है, अननोन टैलेंट आता है और वो पूरी दुनिया को अपना टैलेंट दिखाता है। 92 की टीम अगर लेते हैं बहुत ज्यादा सीनियर प्लेयर नहीं थे उसमें जूनियर प्लेयर थे। 2009 की अगर देखते हैं जिसमें यूनुस खान कैप्टन था, उसमें नए प्लेयर थे। मोहम्मद आमिर पहली दफा सिलेक्ट हुआ था, वो दूसरे क्या नाम है फवाद आलम उसमें था, शाहजेब था, यंग प्लेयर भी थे, और क्या सईद अजमल लोग, बहुत सारे प्लेयर नए थे। अब हम 2017 में आते हैं, रोमान रईस थे, शादाब थे, हसन अली थे, ये थे अपने फहीम अशरफ थे, फखर जमान थे, ये पहले टूर थे इनके। तो ये लॉजिक बनती नहीं है कहीं से भी कि वो यंग प्लेयर थे वो नहीं थे। आपकी सिलेक्शन कैसी थी, क्या आपकी रिक्वायरमेंट पूरी थी? अगर आपको स्पिनर चाहिए था तो हम क्या नाम है क्या इरफान खान नियाजी के ऊपर लड़ते रहे, हम तैयब ताहिर के ऊपर लड़ते रहे, हम तौहीद शकील को लेके आ गए, हम कामरान गुलाम के ऊपर की चारों के ऊपर हम खेलते रहे, लेकिन हमें रिक्वायरमेंट तो 2 की थी, 2 आपने ले ली, लेकिन मेन रिक्वायरमेंट थी स्पिनर की। मतलब हम ओपनर की बात करते हैं, ओपनर का रोना रोते रहे राशिद भाई, और हमने उस्मान जिसको साथ लेके गए हैं उसको खिलाया ही नहीं। और दूसरी मतलब हमारी तो डिसीजन मेकिंग ये थी। जिनकी सिलेक्शन पे सवाल हो रहा है वो तो थे नहीं, जो थे वो कहते हैं जी वो तो कर ही रहे हैं। साथ साथ आप दीगर लोगों पे तनकीद करें जो बड़े अरसे से हैं, किंग एटसेट्रा और उनके वुज़रा मतलब बादशाह और उनके वजीर, और वो भी कंसिस्टेंटली नहीं परफॉर्म कर रहे हैं। सिकंदर भाई क्या ख्याल है? आकिब जावेद साहब की गुफ्तगू आपने भी सुनी, आपको वजन लगा उनकी बातों में कि हाँ जी ये तो ना तजर्बाकार हैं सारे, इनसे हम क्या एक्सपेक्ट करें? मतलब लेके क्यों गए थे अगर इतने एनीवे क्या कहेंगे सिकंदर? दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। राशिद ने बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया है, बहुत एक्सीलेंट, वेरी वेल डन राशिद। और वो जो ये कह रहे हैं ना अननोन टैलेंट की बात करें, अगर हम उसने अभी किसका जिक्र किया था कि जो आके स्टार बन गया, अपनी बात इनकी अपनी बात की थी ये खुद भी, फिर देन शाहिद अफरीदी, देन द लिस्ट इज लॉन्ग। वकार यूनुस नहीं, वसीम अकरम कैसे आए, हाँ वकार यूनुस कैसे आया, मैं और जिस बैंक में खेलते थे हमने उसको पिक किया था, मैं और राशिद, मैं कप्तान था उस दौर में, राशिद हमारे साथ खेलता था, हमारे खिलाफ मुल्तान से वो खेल रहे थे, हमें अच्छे लगे तो हमने अपनी टीम में रख लिया उन्हें, और वो कहां से कहां पहुंच गए। तो लड़कों को आपने ढूंढना होता है, हम लड़कों को नहीं ढूंढते हम लोग। अच्छा फिर ये कह रहे हैं कि हमारे लड़कों को एक्सपीरियंस था, चले ठीक है नहीं था, नहीं कैसे कह सकते हैं कि नहीं था? हाँ चले सही नहीं था। अब ओडीआई सीरीज होनी थी ना, ये चैंपियंस ट्रॉफी ओडीआई थी, आप T20 की चैंपियनशिप खेल रहे थे यार। मतलब आप 5 मेंटोर, आप खुद क्या क्रिकेट बोर्ड को नहीं कह सकते थे कि सर हम ओडीआई खेलने जा रहे हैं, आप T20 ना कराएं? वो जो चैंपियंस कप हुआ था उन्होंने T20 की कराई। मतलब सबसे गम की बात सिकंदर, हम 50 ओवर्स पूरे नहीं कर पाए दोनों मैचेस में। 2 मैचेस अभी एक और भी होने वाला है, 2 मैचेस में हम अपने ओवर्स मतलब हम थके हुए थे और ऑल आउट, हमारे टेम्परामेंट वो नहीं था, ऑल आउट जा रहे थे, हम थके हुए नहीं थे, हम घबराए हुए थे, हाँ। कुछ अजीब सी कैफियत में थे कि जिसमें हम करना ही नहीं चाहते थे। वी वेंट इन द राइट प्लेस, यू आर राइट। अब कल जैसे कल आप बात कर रहे थे अफगानिस्तान की, तो हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं पीपल्स पार्टी के ताज हैदर भाई, ये बहुत क्रिकेट हमने वो हमारे साथ ना सड़क पे क्रिकेट खेलते थे, बहुत शौकीन है। कल उन्होंने मैसेज किया कि वेल प्लेड यूनुस खान। अब उनका ये मैसेज बड़ा इंटरेस्टिंग था, मैं बड़ा हंस रहा था। उन्होंने कहा कि वेल प्लेड यूनुस खान। तो मतलब लोगों को ये चीजें देख रहे हैं कि वो भी टीम बेचारी को इतनी एक्सपीरियंस नहीं है अफगानिस्तान, मगर वो क्या खेलें, क्या वो हमारे से सीखे नहीं थे, हमारे पास नहीं खेलते थे। मैंने अपने और पता है क्या मुझे लगता है कि ठीक है उनका एक मतलब यूनुस खान ने को जिम्मेदारी दी, उन्होंने जिम्मेदारी निभाई, उन्होंने बेहतरीन परफॉर्म किया, और ये भी फिर हम बाद में कहेंगे कि भाई ये लड़के तो पेशावर में खेलते थे सो व्हाट, दे आर डूइंग वेल फॉर देयर टीम। ये भी कोई डिफेंसिव बातें हैं। अच्छा इब्राहिम ज़दरान की जिक्र जरूर करना है बिकॉज़ और हम आज के मैच पे आ जाएं सिकंदर भाई, एंड जी राशिद भाई
क्या आज जिनको चांस नहीं मिला उनको मिलना चाहिए, जिनको सिलेक्ट किया था, जिनकी सिलेक्शन में सवालात उठते रहे, या फिर इट डजंट इवन मैटर एनीमोर? कभी भी आखिरी मैच के जो परफॉर्मेंस होती है वो काउंट नहीं करनी चाहिए। जब आप हार जाते हैं सीरीज या आप टूर्नामेंट से बाहर हो जाते हैं तो ये परफॉर्मेंस प्लीज काउंट ना किया करें। वो तो मैंने पहले ही कह दिया था कि इट डजंट मैटर फिर कौन प्ले कर रहा है और कौन नहीं, वी आर आउट एनीवे। यहाँ से लोग अपनी परफॉर्मेंस कोशिश करेंगे कि आखिरी मैच से परफॉर्म करते हैं, 100 करते हैं, 150 करते हैं, 5 आउट करते हैं और फिर उसके बाद हम साफ होके आगे चले जाएं। ये टाइम अच्छा मिल गया है, सिलेक्शन कमेटी ये है या कोई नई होगी उसके लिए अच्छा टाइम मिल गया है कि आप सही तरीके से देख सके। आज का मैच इररिलेवेंट तो हो गया, वैसे इंटरनेशनल मैच है, हमारे लिए तबसरे के अलावा कुछ भी नहीं है। इसमें परफॉर्मेंस काउंट नहीं होनी चाहिए, चाहे जो भी जितने रन बना दे और जीत जाए अच्छा है, वरना फिर बहुत ज्यादा जाहिर सी बात है आजकल सोशल मीडिया का दौर है, हम भी बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, क्रिटिसाइज तो करते हैं और करना भी चाहिए। और अब क्रिकेट अथॉरिटीज को ऊपर जितने लोग चला रहे हैं उनको बेहतरी लेके आने की कोशिश करनी चाहिए। ये इजी गेम नहीं है, ये पूरी नेशनल कॉज है। ये क्रिकेट ना, क्रिकेट एक सब्जेक्ट है, आपकी एक इंडस्ट्री बनानी पड़ेगी आपको। बहुत सारे लोग यूनाइटेड है, लिंक्ड है क्रिकेट के साथ। बहुत कम चीजें होती हैं क्या जहाँ पे आपकी फॉर्म लिंक होती है, जिसको आप सरकारी तौर पे मत चलाएं, तो इसको प्राइवेटाइज की तरीके से चलाएं, रहेगा अंडर द गवर्नमेंट, लेकिन बहुत सीरियसली लें ये मैटर। हर दूसरी ट्रॉफी के बाद हम बैठ जाते हैं, बल्कि उससे भी पहले ही और अभी भी बैठे, मैच भी बैठे। और ट्रेजेडी ये है कि हम वही बातें करते हैं कि हम पूरा सिस्टम ओवरऑल करेंगे, हम देखेंगे। सोल्यूशन की भी करते हैं सर, सोल्यूशन की भी करते हैं, इम्प्लीमेंट नहीं होता। 2020 में जब क्रिकेट अथॉरिटी का नया कॉन्स्टिट्यूशन आया 2019 का, उसमें आपने सेंट्रलाइज कर दिया चीजें, चीचा वतनी हो या भूरे वाला हो, वहाँ की जो डिस्ट्रिक्ट की ट्रायल भी पीसीबी अनाउंस करेगा, वही लेगा। जो लोकल लोगों को तो आपने मिस कर दिया। टैलेंट हमेशा लोकल लोग ढूंढते हैं वहाँ पे, डिसेंट्रलाइज किया जाए। बात तो सारी वहीं आ गई। सिकंदर, फाइनल थॉट्स, क्योंकि कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस से कोई ऐसी उम्मीद नहीं लग रही थी कि कोई मेजर उखाड़ पिछाड़ या फिर कोई रिफ्लेक्शन या किसी को जिम्मेदार ठहराया जाए। मतलब कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस से बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं नजर आ रहा। It was rather an explanation, तौजी हाथ के हाँ जी हाथ तो गए, लेकिन ठीक है। Which also fell flat. It was not really. Those were more like excuses rather than excuses. Those were rather excuses. हुमा और अब्दुल्ला, देखें इसमें दो चीजें। नंबर वन ये कि मैं जहां जा रहा हूँ, राशिद के साथ भी हो रहा होगा, आपके साथ भी हो रहा होगा, मैं जहां जा रहा हूँ लोग मुझे तो पकड़ के यही पूछ रहे हैं क्या हो रहा है, ठीक है। तो क्रिकेट हमारे बिल्कुल नर्व्स पे इस वक्त चढ़ा हुआ है। नंबर वन, या तो आप किसी भी हाल में ये मैच जीतें ताकि थोड़ा बहुत आंसू पहुंच जाए लोगों के, वरना जो इन लोगों का हशर होना है वो बहुत बुरा होना है। नंबर टू ये कि मैं समझता हूँ कि जो लड़के रह गए हैं जिनको आपने सेलेक्ट किया सबको खिलाएं, और वो जो बड़े नाम हैं जिनके बहुत नाम लिया जाता है कि जी ये कोई किंग है तो कोई फला है, उनको बिठा दें आप, कोई बात नहीं, बैठने। वो तो बेचारे हैं खुद भी वैसे सिकंदर, इन हिज डिफेंस वो तो खुद भी कह रहे हैं कि मुझे किंग ना कहो। नहीं, किंग ना कहें, वो भाई फखर से कहते थे ना। अब वो लोग जो कि उनके होते हुए भी हम हार गए तो नए लड़कों को खिला दें। हार गए तो कोई बात नहीं, कम से कम नए लड़के खेलेंगे तो। हाँ। आपने क्यों सेलेक्ट किया? हार तो गए, हम ट्रॉफी से बाहर हो गए। ऐसा ही होना चाहिए। ने बोला कि वहां पे किंग ने आके फिर 100 कर दिया, उन्होंने बल्ला हिला देना है, फिर उनके घर वालों ने भी शोर करना है, ओ मेरा बेटा। नहीं, बिठाएं इनको, बिठाएं, एक दफा झटका दें, नए लड़कों को खिलाएं जिनको आपने सेलेक्ट किया। लेट्स सी, हार गए तो हार गए, कोई बात नहीं, हार तो वैसे ही गए हैं, तो फिर देख लें जो तजर्बा है वो, जो तजर्बा है वो कर लें। और इन सारी बातों के बाद हम सर्टनली ये कहेंगे क्रिकेट फैंस से कि ठीक है, हम सबके दिल टूटे हुए हैं, हम मायूस हैं, लेकिन बड़े सालों बाद आईसीसी का एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट हमारे मुल्क पाकिस्तान में हो रहा है। हम सबको मिलकर, लेट मी कंप्लीट द थॉट, हम सबको मिलकर इसको कामयाब बनाना है। जी जी जी, एक चीज अच्छी है कि हमने बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किया है, पब्लिक बहुत अच्छी तरह हैंडल कर रही है, उनका बिहेवियर बहुत अच्छा है, दूसरी टीमों को सपोर्ट करें, विच इज अ पॉजिटिव थिंग, बहुत जबरदस्त। सिकंदर, जब हमारा खेल ही ना अच्छा हो तो हम ये हमारा इमेज आउटसाइड द वर्ल्ड बहुत अच्छा जा रहा है, इसको मेंटेन करें। Yeah, but this whole exercise was really not for the image, you know, ये फ्रिंज बेनिफिट्स हैं, ये इर्द गिर्द की चीजें हैं
खेल ही जब अच्छा ना हो अपना, तो इर्द गिर्द क्या पका था, क्या खाया, कितने लोग थे, क्या मतलब वो सिमेंटिक्स हो जाते हैं और उनकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रहती। हमें क्या ही बात होती कि टीम भी जबरदस्त परफॉर्म कर रही होती और क्या स्टेडियम्स बन गए और क्या लोगों का आना जाना, मतलब फिर वो एक बहुत बड़ी बिग डील बन थी। अभी वो उस तरह बन नहीं रही, बट यस यू आर लुकिंग एट द पॉजिटिव्स, दैट्स अ गुड साइन। बट आई जेन्युइनली थिंक सो हुमा के आईसीसी का पाकिस्तान होस्टिंग एन आईसीसी इवेंट आफ्टर 29 years is not a side story. It was the main story as well. So yes, but where do we stand in it? It is a main story. It would remain a main story, and I think we should all contribute to its success. हम बहुत मुश्किल से यहाँ पहुंचे। काश हमारी मेन स्टोरियों में राशिद भाई कोई बीच में डाल लेते हैं, थोड़ा सा ये कहना बड़ा जरूरी होगा, बिकॉज राशिद भाई आप कह रहे थे ना, मतलब आकिब जावेद कह रहे थे कि इसने कितने खेले और इतना क्यों एक्सपीरियंस इनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा था। इब्राहिम जदरान ने 35 ODIs खेले हैं और कल उनकी कारकर्दगी आप लोगों के सारों के सामने थी, तो ये भी कोई 235 करके नहीं आ रहे थे, बस 35 ही कर रहे थे। सिर्फ नेशनलिज्म चाहिए, आपको स्पिरिट चाहिए, यूनिटी चाहिए होती है क्रिकेट में, और अफगानिस्तान से अच्छी मिसाल दुनिया में किसी स्पोर्टिंग कंट्री में नहीं मिलती। उनके पास बहुत ज्यादा फैसिलिटीज नहीं है, क्रिकेट खेल रहे हैं वो अपने मुल्क में, बहुत सारे क्रिकेट खेल रहे हैं, और ये तासुर भी अब गलत है कि वो पाकिस्तान से खेलते यहाँ पे खेलते हैं आके। 2010 तक वो यहाँ पे खेले और नबी और गुलबदीन उनके आखिरी प्लेयर हैं जो प्रोडक्ट यहाँ की है, हमारी तो पूरी दुनिया में खेल रहे लीग्स। उसके बाद वो अफगानिस्तान में ही खेलते हैं, उनके अपने स्टेडियम जलालाबाद हो, पख्तिया हो जाए या हीरात हो जाए, जलालाबाद हो जाए, काबुल हो जाए, उनकी अपनी जगहें हैं। तो ये तासुर देना पाकिस्तान हमारी क्रिकेट बोर्ड को या लोगों को बंद कर देना चाहिए। वो ये डिसरिस्पेक्ट मत करो किसी की विक्ट्री को, किसी की नेशन को। वो मैं वहाँ पे रहा हूँ, बहुत नेशनलिज्म है वहाँ पे। मैं सिखाने गया था, जब गया था सिखाने गया था, और एक चीज वहां से मैं सीख के आया कि यूनिटी किसी टीम में कैसी होती है। आपने राशिद खान के बारे में भी कहा था कि क्या मतलब वर्ल्ड क्लास टैलेंट है, बहुत बड़ा ये मतलब जो अपने टीम को, अपने मुल्क को दुनिया के क्रिकेटिंग नक्शे पे लेके आ जाए ना, तो वो बड़ा प्लेयर होता है, बहुत ही कमाल। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू जी, थैंक यू सिकंदर, थैंक यू राशिद भाई। मतलब फैसिलिटीज ज़ाहिर है जितनी पीसी के पास फैसिलिटीज हैं उतनी अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास फैसिलिटीज तो नहीं है। जो तजर्बा हमारे पास है, जो लेगेसी हमारी है, बड़ा अच्छा मिला था, आपको पता है इंडियन क्रिकेट बोर्ड से बिल्कुल मिला था, मैसिव सपोर्ट मिली है। सो इवन देन यू नो, देखिए अपने अंदर कुछ होना चाहिए, सपोर्ट हजारों मिल जाएं, लेकिन वे डू यू आप खुद में कहाँ है, तो अफगानिस्तान वांटेड टू बी देयर एंड करके भी वहां पहुंच सकते हैं जहां आपको पहुंचना चाहिए। So yeah, I'm very happy for them by the way. अच्छा जी, मौसम का हाल, अब्दुल्ला ने सखर का तो हमें हाल आंखों देखा हाल बता ही दिया। अच्छा मौसम बारिश हुई थी by the way? नहीं, अब्र आलूद था मौसम, है ना। कुछ आज वैसे कराची का भी कुछ ऐसा सीन लग रहा था, कुछ काले काले बादल नजर आ रहे थे। में भी बारिश हो रही है, मैच लेट्स सी उससे मुतासर होता है कि नहीं होता लोग। अच्छा, बल्तिस्तान डिवीजन में आपको बता दें गुज़िश्ता 2 रोज से बर्फबारी का सिलसिला जो है वो बिल्कुल जारी है, वक्फे से हो रही है, और जरा पता करते हैं कि क्या सीन चल रहा है। और सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ है। निसार अब्बास हमारे साथ ही मौजूद हैं, वहाँ से हमें दिखा रहे हैं जरा ये खूबसूरत मनाजिर। लेट्स वॉच। स्कर्दो में गुज़श्ता रोज होने वाली बर्फबारी के बाद आज सुबह से मौसम काफ़ी हद तक अब साफ होने लगा है, और बर्फबारी कल रात से ही थम गई थी, और आज क्योंकि रात को बर्फबारी थी इसलिए सुबह के टाइम बहुत ज़्यादा सर्दी है, शदीद सर्दी है। उसके बावजूद लगता है ऐसा है कि दिन को अगर ये धूप निकल आए तो मौसम काफ़ी बेहतर हो जाएगा। लेकिन मेरे पीछे आप देखें, मैं इस वक्त चुमिक गाँव के पास यहाँ पे दरियाए सिंध के करीब मौजूद हूँ, और दरियाए सिंध का खूबसूरत मंजर है, उसके साथ पूरा मैदान जो है उसमें सफ़ेद चादर जो है वो बिछी हुई है, उसके साथ नीचे मेरे जो है वो चुमिक गाँव है, और उसके बैक साइड पे ये सारा मंजर आप देख सकते हैं, इतना खूबसूरत मंजर। स्मोक और फोक जो है वो बिल्कुल छतों के ऊपर आया हुआ है यहाँ पे इस वक्त, क्योंकि सर्दियों का मौसम चल रहा है। सर्दियों के मौसम में लकड़ी का इस्तेमाल ज़्यादा होता है घरों के अंदर ईंधन के लिए, और उस वजह से सुबह के टाइम और शाम के टाइम यहाँ पे स्मोक ही स्मोक होता है। और इस वक्त तो क्योंकि आपको फोक भी नजर आ रहा है, बहुत ठंड है भाई, किसको बहुत ठंड है। दुनिया जो है, ये गुड न्यूज पहले हो जानी चाहिए थी, बट एनीवे दुनिया तेजी से जी डिजिटल करेंसी की तरफ जा रही है, और बरतानिया समेत
बहुत सारे ममालिक इस मामले में काफ़ी आगे निकल चुके हैं। जिस तरह आप कह रहे हैं, डिजिटल असासों को कानूनी हैसियत दी जा चुकी है और पाकिस्तान ने भी इस दौड़ में शामिल होने का फैसला कर लिया है। मुबारक हो। हुकूमत ने कौमी क्रिप्टो काउंसिल बनाने पर गौर शुरू कर दिया। इट कुड टेक अ वाइल ऑल्सो। और वजीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब के मुताबिक ये काउंसिल हुकूमती इदारों, रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ और इंडस्ट्री माहिरीन पर मुश्तमिल होगी, जिसका मकसद डिजिटल करेंसी की तैयारी के साथ इसे रेगुलेट करना होगा। दूसरी तरफ इस मामले में कानून साजी भी हो रही है। सेनेटर अफनानुल्लाह की जानिब से वर्चुअल असासाजात बिल 2025 मंजूरी के लिए पेश किया जा चुका है। ये बिल डिजिटल करेंसी के लिए कानूनी फ्रेमवर्क फराहम करेगा और माशी माहिरीन कहते हैं कि बरतानिया समेत कई मुल्कों में क्रिप्टो करेंसी को न सिर्फ कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है बल्कि क्रिप्टो रखने वाले टैक्स नेट में भी लाए जा चुके हैं। डिजिटल करेंसी में काम करने वाले माहिरीन का कहना है कि अगर हुकूमत डिजिटल करेंसी का बाकायदा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बनाए तो ये कौमी खजाने के लिए रेवेन्यू जमा करने का एक अच्छा जरिया बन सकता है। एब्सोल्युटली, और बाकी जो जिन्होंने करना है वो तो कर रहे हैं। नहीं, वो ऑलरेडी यही कहना था कि ऑलरेडी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे लोग कर रहे हैं, तो अगर इसको एक कानूनी हैसियत मिल जाती है तो आप ही को फायदा होगा। कितने लोग बीच में दिल कम इन द फोल्ड। सीनियर सहाफी उमर चीमा हमारे साथ हैं और साथ ही हमारे साथ मौजूद होंगे वजारत खजाना खुरम शहजाद साहब। खुरम शहजाद साहब से पहले हम बात करते हैं कि इरादे क्या हैं वजारत खजाना के। बहुत शुक्रिया खुरम साहब। खुरम साहब, अब वज़ीर ख़जाना ने क्रिप्टो काउंसिल बनाने का ऐलान किया है। इस काउंसिल की ज़रूरत बता दें, वैसे तो थी, लेकिन इनको कब महसूस हुई, एज इन वजारत को, हुकूमत पाकिस्तान को कब महसूस हुई और क्या अहदाफ हैं आप लोगों के जहन में? पूरी दुनिया में इसका एक रुझान बढ़ रहा है और पाकिस्तान में भी बहुत बड़ी एक इन्वेस्टर बेस है, एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन का। डिफरेंट सोर्सेज के थ्रू अगर मैं आपसे नंबर शेयर करूं, डिफरेंट सोर्सेज ये कहती हैं और क्रेडिबल सोर्सेज ये कहती हैं कि 20 से 25 मिलियन कम से कम पाकिस्तानी रहते हैं जिन्होंने बाहर डिफरेंट एक्सचेंजेस पे थ्रू डिफरेंट एक्सचेंजेस बाहर जो है क्रिप्टो में इन्वेस्ट किया है या वर्चुअल एसेट्स में इन्वेस्ट किया है। तो और जो नंबर बताया जा रहा है वो $20 बिलियन कोट किया जा रहा है, $25 बिलियन कोट किया जा रहा है। तो देखें, इतना बड़ा नंबर, या इसका मैं हाफ भी अज्यूम कर लूँ या इससे भी कम अज्यूम कर लूँ, तो इट्स स्टिल लॉट ऑफ मनी जो पाकिस्तान से इन्वेस्ट हो रही है। तो देखें, ग्रे चैनल्स के थ्रू या अनडॉक्यूमेंटेड जो है वो एक्टिविटी तो हो रही है। इसे क्यों ना एक लीगल फ्रेमवर्क दिया जाए और इंसेंटिवाइज किया जाए और इसको जो है एक इकोसिस्टम ऐसा क्रिएट किया जाए जो हमें दुनिया में रेलेवेंस भी दे और हम इतने बड़े पोटेंशियल को भी इनकॉर्पोरेट कर सकें। और आपकी ये पूरे रीजनल इकोनॉमीज ने किया है। यूएई आपकी पास एग्जांपल है जहाँ पे जो है वर्चुअल एसेट्स पे, वेब3 पे, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस पे बहुत काम हो रहा है। वहाँ पे आप अगर बाहर बिटकॉइन में इन्वेस्ट करते हैं और यूएई में अगर कैश आउट करवाना चाहते हैं तो वो कैश आउट भी कर सकते हैं। और डिफरेंट इकोनॉमीज हैं इस रीजन की और वेस्टर्न इकोनॉमीज में तो ये हो ही रहा है। लेकिन बात ये है कि हमने इस पे किस तरह से अपने इकोनॉमी के हिसाब से, अपने पोटेंशियल के हिसाब से, इतनी बड़ी हमारे यहाँ यूथ बल्ज है और इंटरेस्ट होता है बाहर ट्रेड करने का, तो किस तरह से हम फैसिलिटेट कर सकते हैं एक पूरा लीगल फ्रेमवर्क के थ्रू, एक कंसिडर्ड बहुत ही एक्सपर्ट्स ड्रिवन जो है काउंसिल के थ्रू कर सकते हैं। तो ये एक जो है एरिया है जिसको हम एक्सप्लोर कर रहे हैं एंड होपफुली इसमें जो है आपको एक प्रोग्रेस नजर आएगी। अच्छा खुरम साहब, पाकिस्तान में डिजिटल करेंसी का कारोबार जो है वो हो रहा है, अभी हमने एक्नॉलेज किया, मतलब लोग बताएं या ना बताएं, लेकिन ये हो तो रहा है। अब इसकी रेगुलेशन ज़रूरी है, लेकिन इसके साथ ये भी ज़रूरी है कि इस सब को डॉक्यूमेंट जो है वो किया जाए, कोई डिजिटल ब्लैक इकोनॉमी ना खड़ी हो, कोई टैक्स चोरी ना हो, मतलब नए प्रॉब्लम्स ना आ जाए ना हमारे पास। तो क्या डिजिटल करेंसी को कंट्रोल करना मुमकिन भी है? मेरे ख्याल में इसमें सिर्फ और सिर्फ ये एंगल नहीं है कि इसे कंट्रोल कैसे किया जाए। मेरे ख्याल में बेनिफिट्स, पॉजिटिव साइड्स और सबसे बड़ी बात आप ये देखें कि अब दुनिया जो है, जैसे FATF के अंडर भी अगर आप देखें कि दुनिया जो है अब आपस में कोलैबोरेट कर रही है, जिसे हम कहते हैं एंटी टेररिस्ट फाइनेंसिंग, टेररिज्म से रिलेटेड जो फाइनेंसिंग होती है या मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड जो है वो पैसा घूमता है, इसको भी कंट्रोल करने में, इसको भी जो है वो कम करने में इसका एक रोल प्ले हुआ है, इसने एक रोल प्ले किया है दुनिया में और इसकी बड़ी रिकग्निशन आ रही है। तो क्यों ना
हम इसके पॉजिटिव साइड से फायदा उठा सकें, एक अच्छा लीगल फ्रेमवर्क दें, एक अच्छी काउंसिल क्रिएट करें जो गाइड कर सके कि किस तरह स्टेप बाय स्टेप आप फ्रेमवर्क क्रिएट करें, डिफरेंट फेजेस में कैसे जाएं, किस तरह से जो बड़ी लार्ज पॉपुलेशन है जो बाहर इन्वेस्ट कर रही है, लेकिन किस तरह वो सिस्टम में आए। ना सिर्फ ये कि टैक्स तो एक बाय प्रोडक्ट है, किस तरह वो सिस्टम में आके इस सिस्टम को फायदा पहुंचाए। मिसाल के तौर पर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो क्राउड फंडिंग के थ्रू जो है फंड हो सकते हैं और पब्लिक को उसमें लाया जा सकता है। टोकनाइजेशन इसमें एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जिसमें दुनिया में काम हो रहा है। ना सिर्फ कॉन्सेप्ट बल्कि एक्चुअल टोकनाइजेशन है कि मिसाल के तौर पर एक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट होता है, उसमें आप टोकन इशू करते हैं और हर किसी को एक फ्रैक्शन उसकी मिलती है, ओनरशिप मिलती है। जैसे हम शेयर मार्केट में देखते हैं कि आप एक शेयर लेते हैं तो आपकी फ्रैक्शनल ओनरशिप हो जाती है। इस तरह क्यों ना इसमें लोगों को बताया जाए। ऑब्वियसली उसके रिस्क फैक्टर वो सब चीजें कंसिडर की जाएंगी, बट एक फ्रेमवर्क देना इंपॉर्टेंट है। लीगल फ्रेमवर्क जरूर होना चाहिए और उसकी रेगुलेशन जरूर होनी चाहिए और उसे किस तरह से जो है वो हम लागू करते हैं अपने हिसाब से, अपने रिस्क को देखते हुए, अपने बेनिफिट्स को देखते हुए। और स्टेट बैंक का बहुत बड़ा रोल होगा इसमें, SSCP का बहुत बड़ा रोल होगा, रेगुलेटर्स का, जो कि इसको थॉरली देखेंगे हमारे साथ मिलके और हम आगे जाते हुए इसको जो है वो कोशिश करें कि जितना जल्दी हम इससे फायदा उठा सके। तो मेरे ख्याल में ये जो आपकी बात है कि टैक्स उसमें लाना और डॉक्यूमेंट करना, ये उसके बाय प्रोडक्ट्स हैं। पहले हम अपना फ्रेमवर्क क्रिएट कर सकें ताकि हमारे पास एक लीगल फ्रेमवर्क हो, एक इकोसिस्टम का एक पूरा देखिए गवर्नमेंट का काम भी यही है, फ्रेमवर्क प्रोवाइड करना, लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करना, ओवरऑल पॉलिसी फ्रेमवर्क प्रोवाइड करना और कंटिन्यूटी देना पॉलिसी को। और फिर उसके बाद जो है प्राइवेट सेक्टर ने इन्वेस्ट करना है। यहाँ पे जेवीज हो सकते हैं, बाहर की बड़ी जो एक्सचेंज कंपनीज हैं, ये आपकी बाइनेंस है, फिर कॉइनबेस है और बाकी बड़ी कंपनीज जो यहाँ आना चाहती हैं क्योंकि यहाँ का पोटेंशियल बहुत बड़ा है। जैसे मैंने कहा कि इतनी बड़ी इन्वेस्टर बेस है तो क्यों ना उसको जो है वो अकोमोडेट कर सकें और उससे फायदा उठा सकें। रेमिटेंसेस बड़ी इसमें आ सकती हैं और रेमिटेंसेस की कॉस्ट कम हो सकती है, रेमिटेंसेस आसान हो सकती हैं। हमारे पास बात इतनी बड़ी डायस्पोरा है, वो रेमिटेंसेस बेचती है, उसमें इजाफा हो सकता है जब आपको रियल टाइम फ्लो ऑफ कैपिटल मिल सकता है। लेकिन इसमें ऑफकोर्स चैलेंजेस भी होंगे और इसको किस तरह से जो एसेट्स हैं रिटेन रखना है इकोनॉमी में, इसके चैलेंजेस हैं, बट फायदे लॉन्ग टर्म में ज्यादा है तो क्यों ना इस पर काम किया जाए। आपने बहुत सारे फवायद गिनवा दिए हैं, रेमिटेंसेस भी एक अहम फैक्टर हो सकता है। अब खुर्रम साहब, एक और सवाल ये भी है आपकी वजारत से मुताल्लिक कि पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने तजवीज़ रखी है कि छोटे बड़े तमाम दुकानदारों पर फिक्स टैक्स लगाया जाए, वो ज़्यादा से ज़्यादा 20,000 रुपये माहाना हो और इस टैक्स के बाद मज़ीद कोई सवाल ना पूछा जाए। तो क्या ये काबिल अमल है? क्या आपको लगता है कि और कुछ होना हो, दुकानदार टैक्स नेट में तो आएंगे इससे? देखिए मैं आपको ये बता दूं कि एक अच्छी डेवलपमेंट ये है कि हमने मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस ने अंडर द सुपरविजन ऑफ मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस उसमें ये किया है कि बजट का प्रोसेस प्रीपोन कर दिया है। यानी कि जो पहले जाके हम करते थे मई में जाके, बिल्कुल 11th आवर पे बहुत सारे मारा मारी होती थी और जो है ना बजट की सजेशंस भी आती थी, वो भी होती थी, सरप्राइजेस बहुत होते थे। अब प्रीपोन किया, पहले से शुरू किया। आपने देखा होगा कल हम जो है पेशावर चैम्बर गए, उससे पहले हम गुजरावाला गए, फिर इस्लाम चैम्बर गए, कराची और लाहौर चैम्बर किया, हमने फैसलाबाद चैम्बर किया लास्ट वीक। तो देखें हम खुद जा रहे हैं, हम खुद जाके सजेशंस ले रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, एंगेजमेंट कर रहे हैं ताकि हमारे पास सजेशंस आए और हम शुरू करें। इसमें डेफिनेटली आपने जो पीबीसी की बात की है, इसमें बहुत सारी सजेशंस आ रही हैं और रिटेल सेक्टर, होलसेल एंड ट्रेड, ना सिर्फ ये बल्कि एग्रीकल्चर सेक्टर और रियल एस्टेट की रैशनलाइजेशन की भी हम बात करें टैक्सेस की, ताकि आगे जाते हुए इन सब सेक्टर्स को देखें। एक बात मैं क्लियर कर दूं कि कोई सजेशंस ये आ रही हैं उसको डेफिनेटली देखा जा रहा है ताकि पहले सर्टेनिटी हो, सबको पता हो क्या होने जा रहा है। और 19-20 का फर्क होता है, आपको पता है, आज देना और फिर जून मई में जाके जो सजेशन देना। आज हम ले रहे हैं ताकि हम फंड के साथ भी डिस्कस करें जो पॉसिबिलिटीज हैं, कोलिशन पार्टनर्स के साथ भी डिस्कस करें जो पॉसिबिलिटीज हैं, जो बेस्ट हो सकता है इकोनॉमी के लिए, मुल्क के लिए, लोगों के लिए, टैक्स में फायदे हो सकते हैं, किसी चीज में भी, वो हम सब करें और सबको टैक्स नेट में लाना है। आपने बड़ा तफसीली बहुत सी सवाल हमने आपसे किए और आपने किया हमें, थैंक यू फॉर योर टाइम। सो क्रिप्टो काउंसिल कब बनता है वो भी लेट्स सी कि हतमी मराहिल में कब आती है बात। अब एक ये आइडियाज तो बहुत अच्छे हैं, हाँ आइडियाज अच्छे हैं, बट हाउ टू गो अबाउट इट ये बड़ा ज़रूरी है कि फ़ौरन ही ये तय हो जाए। सीनियर सहाफ़ी उमर चीमा हमारे साथ हैं। उमर, पाकिस्तान ने बिलाखिर फैसला कर लिया है कि डिजिटल करेंसी को अब संजीदा लेना चाहिए, आफ्टर सो मैनी पीपल ऑलरेडी डूइंग इट, तो क्रिप्टो काउंसिल जी बना ली जाएगी। आपके ख्याल में ये दुरुस्त डायरेक्शन है? ये एक दुरुस्त फैसला है और मेरे ख्याल है कि इस पे काम करने की अशद ज़रूरत है। और उसकी वजह यह है कि आपके मुल्क में, यानी कि मतलब यह है कि हम अपने मुल्क की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान में जो क्रिप्टो अडॉप्शन है बहुत ज़्यादा है।
जो लोग दावा करते हैं और ख़ास तौर पे जो मुख्तलिफ डाटास को कोट करते हैं वो तो कहते हैं कि कोई 1 करोड़ से 1.5 करोड़ तक लोग हैं जो कि क्रिप्टो इस्तेमाल करते हैं। अगर आप इसका मुवाजना करें कि स्टॉक मार्केट में जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं उनसे कहीं ज़्यादा है, वो तकरीबन कोई मेरे ख्याल को 3 लाख हैं जो कि रजिस्टर्ड हैं, और उनमें से भी जो एक्टिव इन्वेस्टर हैं या ट्रेडर हैं वो कोई 90,000 हैं। अगर हम अपने टैक्स रिटर्न की बात करें तो हुकूमत ने इस दफ़ा बड़ा तीर मारा है, और हमारा जो टैक्स नेट है जो उन्होंने ब्रॉड किया और जो फाइलर्स हैं वो कोई 53 लाख हुए हैं। तो जो लोग क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो इससे कहीं ज़्यादा हैं। इसका एक तो ये है कि ओवरऑल इन लोगों को टैक्स नेट में लाने में आसानी होगी। दूसरा ये है कि हुकूमत को भी पता चलेगा कि पाकिस्तान में से कौन इसमें इन्वेस्ट कर रहा है, और ताकि एक मनी के फ़्लो का भी कुछ आइडिया हो पाए। और जब एक्सचेंजेस को ये रेगुलेट करेंगे तो वो भी बाउंड होगी कि इनको मालूमात फ्राहम करें कि उनके पास कौन से अकाउंट होल्डर्स हैं, कौन से इन्वेस्टर्स हैं। तो एक तरह से इसका फ़ायदा ज़्यादा, नुकसान कम है, बल्कि नुकसान उस तरह से है ही नहीं। इसमें जो ज़्यादातर रुकावट आ रही है वो स्टेट बैंक की तरफ से आ रही है, और स्टेट बैंक को ये लगता है कि शायद क्रिप्टो की वजह से हम बिल्कुल रेलेवेंट हो जाएंगे। अच्छा चीमा साहब, अब आपका एक मौक़िफ़ रहा है कि डिजिटल करेंसी को रेगुलेट करने के लिए बड़ा फ्रेमवर्क बनाने से पहले इसे सरमायाकार की आमदन का ज़रिया बताया जाना भी ज़रूरी है। तो क्या आपकी नज़र में पाकिस्तान में भी इसी तरह आगे जाना चाहिए हमें? ये आपने दुरुस्त बात की है। ओवरऑल पाकिस्तान में क्रिप्टो के बारे में बहुत कम लोगों को अंडरस्टैंडिंग है। एक तो वो हैं कि जिन्होंने इसको अडॉप्ट किया हुआ है, उनको तो काफ़ी अंडरस्टैंडिंग है। लोग जो इसको डील करेंगे, जो कि रेगुलेशन साइड पे होंगे, जो कि लीगल साइड पे होंगे, उसके बारे में उनको आगाही बहुत ज़रूरी है। मुझे नॉलेज है कि कई केसेस अदालतों में चल रहे हैं, और जो जज साहबान हैं उनको प्रोसिक्यूटर वाले इतना एक खौफनाक किस्म की एक मंजर पेश करते हैं कि वो केसेस को डिले कर देते हैं। यानी कि बज़ाहिर एक बंदा मासूम जिसको पकड़ा गया होता है, यानी कि उसका कोई जुर्म भी नहीं होता, लेकिन जब वो प्रोसिक्यूशन वाले ख़ास तौर पे जैसे कोई FIA वाले हैं वो इस अंदाज में पेश करते हैं कि जज साहब कहते हैं कि मैं क्या करूँ इस मामले में। तो अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, वकला लेवल पर बड़ी ज़रूरी है, रेगुलेशन लेवल पर बड़ी ज़रूरी है, और अबव ऑल जो स्टेट बैंक है उसके लेवल पर बड़ी ज़रूरी है कि वो क्रिप्टो करेंसी किस बला का नाम है पहले इसको समझें, ज़हन में रखें कि ये कोई उस तरह की करेंसी नहीं है जिसने रुपए को आके रिप्लेस करना है। ये एक एसेट क्लास है, ठीक है। जिस तरह लोग बाकी कोई सोना बाय करते हैं या इवन को प्लाट बाय करते हैं, जैसे यानी कि इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो ये उस तरह से एक एसेट क्लास है जो कि लोग बाय करते हैं। आगे हाँ वोलेटाइल है, यानी कि उसमें अप्स एंड डाउन बहुत ज़्यादा आते हैं, लेकिन यह है कि जो लोग इस्तेमाल करते हैं ये तो उन पर है कि वो जो भी ट्रेड करना चाहेंगे, जो भी इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे, ये तो उन पर है। तो वो हुकूमत के पास तो नहीं आएंगे कि अगर किसी को लॉस होता है या किसी को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट आ गया तो वो हुकूमत को आकर तो पैसे नहीं देगा। सो ट्रू। तो ये ज़रूर माइंड में रखने की बहुत ज़रूरत है। उमर चीमा, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। बहुत से लोग जो है ना वो थोड़े पैसे लेके, लाइक नॉट अ लॉट ऑफ मनी बट जस्ट टू ट्राई इट आउट, वो कर रहे हैं। यू नो एक्सप्लेन्ड इट वेल कि ये एसेट क्लास है, ये कोई ऑल्टरनेट करेंसी नहीं है। जिस तरह आप सोने में इन्वेस्ट करें, शेयर्स में करें, आप प्लॉट में करें, दिस इज एन एसेट क्लास। If you have some money on the side and you want to, so you can invest it and you can try it out। वो वाली बात है ना कि आप जरा करके तो देखें। जिस तरह बाकी सारी एसेट क्लासेस को डील करते हैं, ट्रीट करते हैं, वैसे इसको भी करें, लेकिन रिसर्च करें प्रॉपर, टोटल अपनी रिसर्च करके। वकला के लिए कितना अच्छा एवेन्यू है, आप इसमें जरा एक्सपर्टीज हासिल करें, आगे ऐसे केसेस आएंगे, मतलब हर एक के लिए एक अपॉर्चुनिटी है। That's true too। इसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए जी, रमजान और मुबारक का चांद देखने के लिए मरकजी रोहित हलाल कमेटी का इजलास कल शाम पेशावर में होगा, और चेयरमैन मरकजी रोहित हलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद इजलास की सदारत करेंगे। और क्या लग रहा है अब्दुल्ला आपको? मुझे लगता है आप चाहते हैं क्या, पहले ये बताएं। मुझे लगता है कि कल शायद चांद नजर ना आए। आप चाहते हैं कि संडे से यानी 2 मार्च से स्टार्ट हो? मैं यही चाहता हूँ। मैं भी यही चाहती हूँ। आप क्यों ये चाहती हैं? जोनल रुयत आप क्यों ये चाह रही हैं? हर चीज़ जो मैं जा रहा हूँ ये नहीं क्या करें। जोनल रुयत कमेटी अपने मुताल्लिका मकामात पर इजलास करेंगी। चांद नज़र आने या ना आने का ऐलान मरकजी कमेटी ही करेगी। ऑल्दो तर्जुमान वजारत मजहबी अमूर के मुताबिक चांद की रुयत के लिए जोनल कमेटियों के इजलास तमाम जोनल हेडक्वार्टर्स में ही होंगे। इस्लामाबाद में भी जोनल रुयत हिलाल कमेटी का इजलास होगा।
मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने कल अपने बयान में कहा कि एक ही दिन रोज़ा और ईद की रिवायत बरकरार रखेंगे। इससे पहले स्पार्को रमज़ान मुबारक के चांद से मुताल्लिक पेश गोई कर चुका है। इम्पॉर्टेंट है कि पाकिस्तान में पहला रोज़ा 2 मार्च को होगा, यानी कि संडे बनेगा ना। हाँ जी, स्पार्को के मुताबिक नया चांद 28 फरवरी 2025 को पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 5:45 पर पैदा होगा और गुरूब आफ्ताब के वक्त चांद की उम्र महज 12 घंटे होगी। अच्छा जी, चलें इस पे बात करते हैं और हमारे साथ हैं स्पार्को के डिवीजन एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स गुलाम मुस्तफ़ा लगारी साहब। लगारी साहब, ये बहुत बात हो रही है आजकल, आपको पता है, और बात क्या हो सकती है, हर तरफ यही बात हो रही है कि रमज़ान अल मुबारक का चांद कब नज़र आएगा, पहला रोज़ा हफ्ते को होगा या इतवार को होगा, ज़्यादा चांस क्या नज़र आ रहा है आपको? जी, चांद का जो है जैसे कि हमें पता है कि 28 फरवरी 29 शाबान जुमे के दिन जो है चांद की उम्र तकरीबन 12 घंटे होगी और चांद जो है पैदा जो है सुबह 5:45 पर होगा। और इस तरह से चांद की उफ़क़ पर ऊंचाई जो है सूरज के गुरूब होते वक्त जो है वो 5 डिग्री होगी और इसकी चमक क्योंकि बहुत ही कम है, यानी आधे % तक इसकी चमक है, तो इस तरह के चांद जो है देखना नामुमकिन हो जाता है। तो पहला रोज़ा इंशाल्लाह पहली रमज़ान जो प्रेडिक्ट की जा सकती है, जो मुमकिनात है चाँद की सूरत हाल को देखते हुए, वो इतवार को हो सकता है और इतवार को ही जो है वो ज़्यादा चांस अभी तक फ़िलहाल हमें नज़र आ रहा है। अच्छा लगारी साहब, कुछ साल पहले वफाकी हुकूमत की जानिब से चांद की तारीखों का एक कैलेंडर भी बनाया गया था। क्या अब तक जो चांद रहे हैं या जो आने वाला है सब साइंसी बुनियादों पर बनने वाले इस कैलेंडर के मुताबिक ही हैं या कुछ आगे पीछे हुआ? जी, जहाँ तक इन चांद के कैलेंडर्स का सवाल है तो स्पार्को ने भी जो है वफाकी हुकूमत को 2019 में मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को ये 5 ईयर्स कैलेंडर बना के दिया था। ये कैलेंडर्स जो है एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी या एस्ट्रोनॉमी के लोग जो है ये बनाते रहते हैं। देखें जी, कैलेंडर्स में जहाँ तक सवाल है कि एक है चांद का उफ़क़ पर मौजूद होना और एक है चांद का नज़र आना। जहाँ तक सवाल है चांद का उफ़क़ पर मौजूद होना, तो ये तो सेकंड्स तक जो है वो प्रेडिक्ट किया जा सकता है कि एग्जैक्टली इस वक्त चांद की पोजीशन क्या है। जहाँ तक सवाल है नज़र आना, तो उसमें कुछ फैक्टर्स इस तरह से आ जाते हैं कि जी आपकी जो लोकल जोग्राफिक कंडीशंस क्या हैं, आपका मौसम कैसा है उस दिन, आप किन हालात से जो है वो चांद देख रहे हैं, या इंसानी आँख से चांद देख रहे हैं या किसी टेलीस्कोप की मदद से चांद देख रहे हैं, या फिर आपकी जो लोकेशन है वो सिटी है या कहीं पहाड़ पर किसी अच्छी लोकेशन पे मौजूद हैं। तो ये सारा सब कुछ जो है वो चांद को देखने में जो है वो रोल प्ले करता है। तो हम जो है बेसिकली जितने भी एस्ट्रोनॉमी के लोग हैं वो चांद की मौजूदगी के बारे में बता देते हैं और नज़र आने के इम्कानात में बता देते हैं। लेकिन जो चांद की जो रोयत है वो यकीनन लाजमी। बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने का, गुलाम मुस्तफ़ा लगारी साहब। ओके, लुक्स लाइक आई एम होपिंग इट्स गोइंग टू बी 10th of March। लेट्स सी क्या होता है। ये सुनिए जी, वफाकी हुकूमत 1 साल बाद कुछ अहम तब्दीलियाँ करने जा रही है। काबीना में कुछ नए लोग आ रहे हैं, कुछ पुराने वजीर जा रहे हैं। कुछ वज़रा की 1 साला कारकर्दगी बता रही है कि वो काम कम आराम ज़्यादा करते हैं। काबीना में रद्दोबदल इस बात का इशारा है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कुछ वज़ीरों की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं है। और दूसरी तरफ हुकूमत की इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी भी लीगी हुकूमत से ज़्यादा खुश नहीं है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में 26वीं तरमीम और पीका कानून की मंजूरी का जिक्र करते हुए हुकूमती पॉलिसीज़ को निशाने पर रखा और ये एतराफ़ भी किया कि पाकिस्तान में जमहूरियत ज़्यादा मुस्तहकम नहीं। अच्छा जी, ये तो आपने तफसीली सुन लिया। इनको सिर्फ बिलावल ही नहीं, बाय द वे, अब तो मुफाहमत के बादशाह सदर आसिफ जरदारी भी बोलने पर मजबूर हो गए हैं और ज़राए बताते हैं कि अरकान असम्बली से मुलाकात में आसिफ जरदारी ने शिकवा किया कि सिंध और बलूचिस्तान के मसाइल हल नहीं हो रहे और ये भी कहा कि पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात में ताख़ीर नहीं होनी चाहिए, बल्कि उन्होंने आने वाले दिनों में बिलावल के साथ
खुद पंजाब में डेरा जमाने का ऐलान भी किया और इससे पहले भी पीपल्स पार्टी वफाकी हुकूमत को हदफ तनकीद बनाती रही है। और अब रमज़ान के बाद तहरीक इंसाफ भी अपोजिशन इत्तेहाद के साथ सड़कों पर आने की तैयारियों में है, आपको बताइए। और ये भी कहा जा रहा है कि वफाकी काबीना में ऐसे लोगों को लाया जाए जो अपोजिशन के बयाने का तो मुकाबला करें मगर पीपल्स पार्टी को भी राज़ी रखने का फ़न जो है वो जानते हो। तो फिर तो हर फन मौला ही होने चाहिए लोग। और बिलावल साहब ने जो गुफ्तगू की ना, दैट डिज़ायर टू कंट्रोल एवरी हेडलाइन, the desire to control every tweet, the desire to control whatever is said or written, ये बड़ी खौफनाक डिज़ायर है। ये माजी में भी कंट्रोल, ये माजी में भी हर हुक्मरान की डिज़ायर रही है। जाहिर है अब जो लोग इक़्तिदार की ग़ुलाम गर्दिशों में घूम रहे हैं, बासर हैं, उनकी भी यही डिज़ायर है, लेकिन ये डिज़ायर बड़ी सूदमंद नहीं होती कभी भी। आइए पता कर लेते हैं ना, राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ हैं, वफाकी वज़ीर बैनुल सूबाई राब्ता और वज़ीर आज़म के मुशीर हैं। राना साहब क्या हाल है आपका? राना साहब, मौजूदा हुकूमत का 1 साल पूरा होने पर इतला ये मिली है कि काबीना में कुछ नए लोग लाए जा रहे हैं और कुछ कलमदान बदले जा रहे हैं और कुछ की छुट्टी भी हो रही है। तो ये भी कहा जा रहा है ये तब्दीलियाँ बता रही हैं कि वज़ीर आज़म मौजूदा टीम के परफॉर्मेंस से मुकम्मल मुतमईन नहीं है, यही वजह है? जी, आपकी इतला बिल्कुल दुरुस्त है, ऐसा ही होने जा रहा है। लेकिन इससे ये मुराद हरगिज़ नहीं है कि वज़ीर आज़म जो है वो अपनी टीम की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं है। उनकी टीम की कारकर्दगी दोनों अतराफ़ में वो आप मुआशी जो है वो तरफ ले लें तो उसमें भी जो है वो बहुत अच्छी कामयाबियाँ हुई और पाकिस्तान जो है वो जो मुआशी बहरान का शिकार था उससे वो अल्हम्दुलिल्लाह निकल आया है। और जहाँ पे सियासी और एहतजाजी महाज था अपोजिशन की तरफ से, वो भी आपके सामने है कि तमाम इस किस्म के एहतजाजात को और तमाम इस किस्म की लॉ एंड ऑर्डर को ख़राब करने की जो सूरत हाल थी उससे भी जो है वो बेहतर तौर पे निपटा गया है। तो इसलिए गवर्नमेंट की 1 साल की जो कारकर्दगी है वो हर लिहाज से बड़ी बेहतर है और ये टीम वर्क ही होता है, तो इसलिए टीम पे अदम एतमाद की बात कोई नहीं है। लेकिन बहरहाल ये वज़ीर आज़म का प्रोगेटिव है और वो ये तब्दीलियाँ करने जा रहे हैं। साहब, आम तौर पर किसी भी हुकूमत में ऐसी तब्दीलियाँ आएँ तो ये इशारा होता है कि कोई बयानिया या पॉलिसी भी तब्दील होगी। हो सकता है कि कुछ ज़ाहिर है कुछ हो ऐसा, आने वाले जो वज़रा हैं उनके बयानात में कोई तब्दीली नज़र आए। आपकी नज़र में एक ग्रैंड पॉलिसी शिफ्ट नज़र आने वाला है क्या हमें आने वाले दिनों में? कुछ एग्रेशन? नहीं, कोई एग्रेशन नहीं आएगा। पॉलिसी गवर्नमेंट की जो है वो अपोजिशन से मुतल्लक भी जो है वो सेम रहेगी। सेम से मुराद ये है कि हम डायलॉग पे यकीन रखते हैं और हम समझते हैं कि जमहूरियत जो है वो डायलॉग से आगे बढ़ती है, डेडलॉक से नहीं। और बाकी जो पॉलिसीज़ हैं उनमें भी कोई ऐसा फ़र्क नहीं आएगा। अग्रेशन हुकूमत का जो है वो काम नहीं होता। अग्रेशन तो अपोजिशन दिखाती है, हुकूमत ने तो मामलात को जो है वो ठंडा करना होता है और मामलात को सबको साथ लेके चलना होता है। अच्छा, ये बताइएगा राना साहब के सियासी मंजरनामे पर इस वक्त एक तरफ हुकूमत की तब्दीलियां हैं और दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ की ग्रैंड अलायंस बनाने की कोशिशें हैं और फिर तीसरी तरफ पीपल्स पार्टी के मुसलसल वार, ना बिलावल मुस्लिम लीग नून से खुश हैं, ना जरदारी साहब खुश नज़र आते हैं। तो आप उन लोगों में शामिल हैं जो इस अलायंस को अच्छी तरह चलाने की कोशिश में रहे हैं। क्या ज़ाती तौर पर पीपल्स पार्टी के रवैये से आप मायूस हैं? देखिए जी, जहाँ तक इस बात का तल्लुक़ है कि पीपल्स पार्टी जो है वो नाराज़ है या खुश नहीं है या इत्तेहाद को जो है वो चलाना हमारी ज़िम्मेदारी है या उनकी ज़िम्मेदारी है। देखें, ये इत्तेहाद को कायम रखना और इसको चलाना ये ना ज़िम्मेदारी की बात है, ना खुशी की बात है, ना नाराज़गी की बात है, ये मजबूरी है। ये उनकी भी है, ये हमारी भी है, क्योंकि उन्हें भी मालूम है और हमें भी मालूम है कि ये इत्तेहाद कायम रहेगा तो मौजूदा जो सेटअप है या गवर्नमेंट है वो कायम रहेगी। ना हमारे बगैर वो गवर्नमेंट बना सकते हैं, उनके बगैर हम गवर्नमेंट जो है वो चला सकते हैं।
तो इसलिए छोटे मोटे गिले शिकवे जो है वो बिल्कुल रहेंगे। वो सिर्फ पीपल्स पार्टी को नहीं, वो हमारे अपने मेंबर्स को भी हैं, लेकिन ये गिले जो हैं ये पैदा भी होते रहते हैं, फिर दूर भी होते रहते हैं, फिर नई सिरे से जो है वो सामने आते रहते हैं। इस सिलसिले में एक कमेटी वज़ीर-ए-आज़म साहब ने बनाई हुई है, जिसमें इसाक डार साहब हैं, मैं भी हूँ, बाकी कुछ हमारे सीनियर मेंबर्स हैं, पीपल्स पार्टी के लोग हैं, गवर्नर साहब हैं पंजाब के गवर्नर। तो हमारी मीटिंग्स होती रहती हैं और जो हम कोशिश करते हैं कि जो इश्यूज़ हैं उनको बेहतर अंदाज से जो है वो रिज़ॉल्व किया जाए। जहाँ तक इत्तेहाद का मामला है तो देखिए, ये ग्रैंड इत्तेहाद बने या सिंपल इत्तेहाद बने, इत्तेहाद के बनने से जो मेरी एक नाक़िस समझ है उसके मुताबिक बेहतरी आएगी। उसकी वजह ये है कि अगर उस इत्तेहाद में मौलाना फजल रहमान जैसे, महमूद ख़ान अचकजई जैसे, शायद खाकान अब्बासी साहब जैसे, अख्तर मैंगल साहब जैसे और जो हमारे सीनियर लोग हैं, अगर वो लोग बैठेंगे तो अगर वो एहतजाज का रास्ता भी इख्तियार करेंगे तो वो आइन और कानून के मुताबिक जो है वो इख्तियार करेंगे। हिकमत प्रिवेल करेगी, सैनिटी प्रिवेल करेगी। वो जो है कि जी हमने सरों से कफर बांध लिए हैं और अब हमने जनाजे पढ़ने का भी जो है वो ऐलान कर दिया और अब घराव करेंगे, जलाओ करेंगे, उसमें तो कम से कम जो है वो कमी आएगी और ऐसे लोग जो हैं वो इस किस्म के एजेंडे को लेके आगे नहीं बढ़। और जो प्रॉब्लम्स हैं वो अगर अब हैं तो पहले भी यही थे। 18 का इलेक्शन कौन सा जो है वो एक मुत्तफ़िका राय था, जो कि अब जो है वो अगर इलेक्शन से मुतल्लक उन दोस्तों को रिजर्वेशंस हैं तो इन चीज़ों के ऊपर बैठ के बात हो सकती है। तो मैं समझता हूँ कि इस इत्तेहाद का वजूद में आना जो है वो पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा, पाकिस्तान की सियासत के लिए बेहतर होगा और जमहूरियत के लिए बेहतर होगा। लेट्स सी क्या होता है। आपने ऑपोजिशन का भी एक इत्तेहाद बनना चाहिए जिसमें आपने कुछ नाम भी लिए जो जिनकी वजह से आपको लगता है, आपने की गुफ्तगू पहले भी सुन रहे थे, सैनिटी प्रिवेल होगी। अब एक और सवाल और एक मामला जो आपकी वजारत से भी मुतल्लिक है और वो बतौर पाकिस्तानी हम सबको जोड़ता भी है, मतलब चंदी चीज़ें हैं ना जो हम सबको एक साथ जोड़ती हैं। तो क्या हुकूमत किसी सतह पर क्रिकेट के निज़ाम में एहतसाब तब्दीलियों का भी इरादा रखती है? कुछ ऐसा होना चाहिए या नहीं आपकी नज़र में? जी मेरी वजारत से मुतल्लिका बिल्कुल नहीं है। जो हमारा केयर टेकर सेटअप था, उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो है वो वजारत से और इस किस्म के कंट्रोल से जो है वो बिल्कुल आज़ाद कर दिया था। तो अब वो क्रिकेट बोर्ड जो है वो एक इंडिपेंडेंट अदारा है, वो जो जी में चाहे जिस तरह से चाहे वो कर सकता है और उन्होंने किया है। और जो किया है उसके ऊपर मेरी ज़ाती राय है, मैं वज़ीर-ए-आज़म से ज़रूर इस बात की इस्तदा करूँगा कि इसके ऊपर कैबिनेट में बहस होनी चाहिए और इसके ऊपर पार्लियामेंट में बहस होनी चाहिए। ये को अब की बात नहीं है, ये एक चेयरमैन या एक दफ़ा किसी चेयरमैन के अपॉइंट होने की बात नहीं है। ये एक सिलसिला है। पिछले 5 साल आप देखें ना, या 10 साल आप देख लें कि होता क्या रहा है वहाँ पे। कॉलेज, यूनिवर्सिटी, जो डिस्ट्रिक्ट के ऊपर गेम्स हैं, क्लब्स हैं, उनकी क्या हालत है, उनके ऊपर क्या पैसे खर्च हो रहे हैं और जो ऊपर आके जो है वो किस किस्म के जो है वो अखराजात हैं। ये सारी चीज़ें जो है ये कौम के सामने भी आनी चाहिए, पार्लियामेंट के सामने भी जो है वो आनी चाहिए। ये 50-50 लाख के जो है वो मेंटोर बना दिए और वो मेंटोर खुद मीडिया में ये कहते हुए सुने गए हैं, उनकी वीडियोस मौजूद हैं कि जी हमें पता ही नहीं है हमारा काम क्या है। यानी काम ना करने के जो है वो 50-50 लाख रुपया जो है वो महीना ले रहे हैं। दूसरे जो ज़िम्मेदारान हैं उनके पर्क्स एंड प्रिविलेज को आप देखें तो आप परेशान हो जाएं कि ये पाकिस्तान है या ये कोई यूरोपीय जो है वो तरक्की याफ्ता जो है वो मुल्क है। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसके ऊपर यकीनन वज़ीर-ए-आज़म साहब ख़ुद भी जो है वो इसका नोटिस लेंगे और हम भी उनसे कहेंगे कि इसको पार्लियामेंट में भी डिस्कस किया जाए, कैबिनेट में डिस्कस किया जाए और इसे ये कोई एक यानी साल की या 2 साल की या इवन 5 साल की बात नहीं है। ये एक सिलसिला है कि जो काफ़ी अरसा से चला आ रहा है कि मर्ज़ी से और जो है वो अपनी ताकत पे लोग जो है वहाँ पे जो है वो आ जाते हैं और उसके बाद फिर जो है वो मर्जी करते हैं और उसकी वजह से जो है वो क्रिकेट का और क्रिकेट बोर्ड का जो हाल है। तो इसमें बेहतरी आनी चाहिए।
और एक ऐसा तरीक़ाकार वहाँ पे बनना चाहिए कि ये एक मुस्तकिल अदारे या बोर्ड के तौर पे जो है इसकी एक ऐसी शक्ल सामने आए कि जिस तरह से बाकी दुनिया में है उस तरह से, बल्कि जो दूसरी स्पोर्ट्स एसोसिएशन हैं वहाँ पे भी कोई हाल नहीं है। वहाँ पे भी लोग रिटायर्ड होते हैं और उसके बाद जो है वहाँ पे आके जो है वो बराजमा हो जाते हैं सैर सपाटे के लिए और बाकी जो है वो फैसिलिटीज़ के लिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसे मैं समझता हूँ कि इसे देखने की ज़रूरत है और इनमें जो बुनियादी तब्दीलियाँ हैं उनको लाया जाना चाहिए। बड़ी चीज़ें आपने वैसे पॉइंट आउट करा दी। राना साहब थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। अच्छा, इसमें जो क्रिकेट वाले में जो 50-50 लाख ले रहे हैं ना तनख्वाहें, और जिनको नहीं पता कि उन्होंने करना क्या है, द क्वेश्चन इज नॉट टू देम, इट्स टू देम जिन्होंने ये पोस्ट उनको दिए हैं और विदाउट टेलिंग देम कि उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन है क्या, कि आपने क्या करना है। मतलब अच्छा बड़ा नाम लगा तो आओ लगा लो, लेकिन उसको ये नहीं बताया कि व्हाट योर रोल इज। भाई लेने वाला तो लेगा ना, चलो मुझे 50 लाख पे आपने नौकरी दी है, ठीक है, आई एम विलिंग टू डू द वर्क, बट यू हैव टू टेल मी व्हाट द वर्क इज। व्हाट वर्क डू यू नीड फ्रॉम मी? सो दैट क्वेश्चन मार्क जो है, अकाउंटेबिलिटी जो है वो उनकी होनी चाहिए जिन्होंने इनको लगाया, नॉट के इनको कि आप क्यों ले रहे हैं, भाई क्यों ना ले। और अगर 50 लाख रुपए ले भी रहे हैं और अगर वो उतनी डिलीवर कर रहे हैं चीज तो फिर ठीक है, जस्टिफाइड है। 50 लाख क्या 60 लाख लें, लेकिन कंट्रीब्यूट करें, कंट्रीब्यूट तो है। लेकिन अगर ये मीडिया में बैठ के जिनका ये जिक्र कर रहे थे राना साहब कि वो कह रहे हैं हमें तो पता ही नहीं है क्या करना है, यस इट्स अ लिटिल एम्बैरेसिंग, बट द अकाउंटेबिलिटी इज ऑन द मैनेजमेंट, ऑन द पर्सन हु हैज गिवन देम दिस जॉब। 50 लाख भी दे दिए, ये आपकी नौकरी भी पक्की, ये ले बैठ जाए, भाई क्या करना है? तो आपने क्या सोचा नहीं हुआ था? आपके पास कोई डायग्राम नहीं है हाउ यू वांट दीज पीपल टू वर्क एंड हेल्प यू आउट? तो ये अकाउंटेबिलिटी है। और वफाकी काबीना में तब्दीलियों की बात कर रहे थे तो वजारत मवासिलात को भी जरा देखिए, क्योंकि सखर से बाय रोड में कराची आया, 7 घंटे में पहुंचा और अलीम खान साहब ने ऐलान भी किया था कि वो सड़क बनेगी। अब उसका क्या प्रोग्रेस है जरा हमें भी बता दें। मतलब एटलीस्ट 5 साल तो लगेंगे अभी भी अगर उस पर कल से भी काम होना शुरू हो, क्योंकि आपके कल पुर्जे हिला देती है ये जर्नी, ये सड़क। और हालत ये है कि हम अभी बात कर रहे थे कि ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी वफाक में इनकी पार्टनर है और राना साहब ने कहा कि जी ये तो पार्टनर हैं और रहेंगे क्योंकि मजबूरी है, सिस्टम ऐसे ही चलना है। लेकिन वज़ीर आला भी जगह जगह, और उस दिन जो वो इस इनॉग्रल सेशन में आए थे उन्होंने तकरीर में भी अपनी कहा कि बराए मेहरबानी ये सड़क बना दें। सो आई वंडर तो बराए मेहरबानी ये सड़क बना दें, कब सुनी जाएगी, किसकी सुनी जाएगी और कौन ये मुआवजा करेगा और इस मुल्क के पोर्ट को बाकी मुल्क से कनेक्ट करेगा? हाथ उठा के दुआ करें कि हो ही जाए ऐसा। कमिंग बैक टू क्रिकेट, क्योंकि हम इसकी पहले भी बात कर रहे थे, अभी हमें ज्वाइन किया है टेस्ट क्रिकेटर मोहम्मद आमिर ने। आमिर, आपसे हम यही पूछना चाहेंगे कि पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो चुके हैं, ऑफ कोर्स वी नो दैट, और क्रिकेट टीम की मौजूदा हालत सबके सामने ही, अब इसमें मजीद क्या बात करना। लेकिन ये नागुज़ीर है कि ना सिर्फ टीम मैनेजमेंट बल्कि निज़ाम भी बदला जाए। तो आपको लगता है कि कहीं से शुरुआत होगी, कहाँ से होनी चाहिए, आपको लगता है ये होगा? जी बिल्कुल, देखें मैनेजमेंट के बदलने से एक सिर्फ जो कोच या सेलेक्टर्स को बदल देंगे तो ये टीम नहीं ठीक होने वाली। क्योंकि देखिए, आपको जैसे बोला है ना कि निज़ाम बदलना पड़ेगा, आपको अपना स्ट्रक्चर, अपना जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया है वो चेंज करना पड़ेगा। अगर आप देखें तो जो सिलेक्शन क्राइटेरिया हमारा रह गया मोस्टली, ये काम पाकिस्तानी को भी पता है कि हमारा जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है ना वो रह गया PSL, और PSL का जो सिलेक्शन क्राइटेरिया ही मुझे समझ नहीं आता। वो T20 की हद तक ठीक है, अगर आपको T20 के लिए प्लेयर्स चाहिए तो आप उनकी परफॉर्मेंस दे सकते हो, लेकिन वनडे और टेस्ट के लिए आपको जो है निज़ाम बिल्कुल बदलना पड़ेगा। आपके जो फर्स्ट क्लास के टॉप परफॉर्मर होंगे, आप जब तक उनको नहीं लेके आएंगे आपका सिस्टम ठीक होगा नहीं। सिर्फ कोच या सिलेक्टर को चेंज करने से सब कुछ ठीक नहीं होगा। ये तो हमेशा से यही आता रहा है, आप देख लें पास में जहाँ भी चले जाए, आप देखें पाकिस्तान की हिस्ट्री देखें, जब भी टीम हारी है तो मैनेजमेंट जो है वो चेंज हुई है, लेकिन स्पेसिफिक जो प्लेयर्स हैं वो वहीं पे रहते हैं, जिनकी वजह से टूर्नामेंट हारते हो या जिनको लंबा रन मिला है वो परफॉर्म नहीं करते। तो यस, ये जो है ये एक आपको प्रॉपर कहते हैं ना बैक टू स्क्वायर,
बैक टू ज़ीरो आपको जाना पड़ेगा और आपको अपना फर्स्ट क्लास जो है वो प्रायोरिटी बनानी पड़ेगी, उसको सिलेक्शन क्राइटेरिया जो बेस है वो बनानी पड़ेगी। अच्छा आमिर भाई ये बताइएगा कि जब सीनियर्स की परफॉर्मेंस देखते हैं तो ये ख्याल आता है कि फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट से नया टैलेंट लाकर इन सीनियर्स की छुट्टी की जाए। अभी सुबह भी हम बात कर रहे थे, लेकिन फ़र्स्ट क्लास से भी कुछ खास सामने तो नहीं आ रहा। अब ये कैसे मुमकिन है कि पाकिस्तान में टैलेंट ही ख़त्म हो गया है? वैसे इस बहस पे आपकी क्या राय है? डू वी हैव टैलेंट और वी डोंट हैव एनीथिंग इन द बैकअप? जी बिल्कुल फर्स्ट क्लास सीनियर्स, यस सीनियर्स अगर आप देखें तो 5-6 इवेंट्स हो गए हैं। मोस्टली जो आपके 5-6 प्लेयर्स हैं इनको लंबा रन मिला है और कोई उस तरह परफॉर्मेंसेस आ नहीं सकी, स्पेशली आईसीसी के इवेंट्स में। यस इंडिविजुअल होंगी सीरीज़ में, लेकिन ऐसा अगर आप टूर्नामेंट में देखें तो बिल्कुल नहीं आई। तो फर्स्ट क्लास की जहाँ तक आप बात करेंगे जी वहाँ पे टैलेंट नहीं आ रहा, टैलेंट आता है। अगर आप देखें क्रिकेट ख़त्म नहीं होती, वसीम भाई जब गए, वकार भाई गए, यूनुस भाई, यूसुफ भाई, इंजी भाई, तो क्रिकेट रुकी नहीं, कहीं ना कहीं टैलेंट आता रहा, आपको प्लेयर्स मिलते रहे। क्यों कि उस टाइम जो आपकी सिलेक्शन का क्राइटेरिया था ना वो फर्स्ट क्लास थी। फर्स्ट क्लास के टॉप परफॉर्मर जो होते थे, अगर मैं अपनी आपको एग्जांपल दूं तो मैं पीएसएल से नहीं आया था, मैं फर्स्ट क्लास की परफॉर्मेंस से आया था। जब आप फर्स्ट क्लास को प्रायोरिटी बनाएंगे ना तो आपको मिलेंगे, प्लेयर्स भी मिलेंगे, डेफिनेटली मिलेंगे। बहुत सारे यंग लड़के हैं जिनका इनाम भी लेते हैं अंडर 19 में, अली ज़िशान जो फास्ट बॉलर्स हैं, और एक अभी लड़का है नाम मेरे जहन से निकल रहा है, वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाला एज अ बैट्समैन के, उसके हाईएस्ट स्कोर होने वाले हैं सीज़न में। तो देखिए आपको अब ना इन चीज़ों से निकलना पड़ेगा कि ये प्लेयर चले जाएंगे तो हमारा क्या बनेगा। बड़े प्लेयर्स आए, बड़े चले गए, क्रिकेट चलती रही। अब आपको हार्ड फैसले लेने पड़ेंगे, अदरवाइज आपकी क्रिकेट सीधी नहीं हो सकती। आपको पीएसएल की, मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, पीएसएल को जो है ना ये सिलेक्शन क्राइटेरिया नहीं होना पड़ेगा। आपको फर्स्ट क्लास के परफॉर्मर्स को लाना पड़ेगा और जितना यंगस्टर्स को ग्रूम करेंगे बेहतर होगा। क्योंकि अब आप कह रहे हैं कि इनकी जगह लाएं तो लाएं किसको, कि देखिए इनको भी तो आपने खिला लिया ना, 5-6 इवेंट्स दे दिए। 2019 के बाद मोस्ट लाइकली यही लड़के खेल रहे हैं, जितने भी इवेंट्स हुए 5 हुए 6 हुए यही खेले। तो इससे अच्छा है ना कि अभी से आप फिर जो फर्स्ट क्लास के यंगस्टर्स हैं, टॉप परफॉर्मर्स हैं, उनको आप चांस दें। ऑफ कोर्स अच्छा तो बहुत है, ऐसा ही हो तो क्या ही बात हो। अब बताएं कि अगर पूरा निज़ाम जो है ओवरऑल करना है तो जाहिर है कि इसमें वक्त लगेगा। पाकिस्तान कई मैच जो है वो हारेगा, शायद एक आध आईसीसी टूर्नामेंट में भी क्वालिफाई ना कर पाएँ। मतलब ये सारी चीज़ें हमें फोर्सी कर लेनी चाहिए ऑलरेडी। तो आपको लगता है कि पाकिस्तानी अवाम इन जनरल जो है, जो कि बड़ी पैशनेट और जज्बाती है अबाउट क्रिकेट, इतना सब्र हम दिखा सकेंगे? जी जैसे मैंने आपको पहले बोला है कि वक्त लगता है फिर चीज़ों को। जब आप बैक टू स्क्वायर जाते हैं तो आपको थोड़ा सा सब्र करना पड़ता है। उसमें आप इवेंट्स भी हारेंगे, सीरीज़ भी हारेंगे, माइट भी कई दफ़ा आपको किसी आईसीसी इवेंट्स के लिए क्वालिफाई भी ना कर सके आप। लेकिन ये है कि आपको एंड ऑफ द डे आपको ये पता होगा कि आप एक राइट ट्रैक पे हैं। तो यस आपको बिल्कुल ये ज़रूरत है और एज अ नेशन भी हमें भी सब्र करना पड़ेगा, क्योंकि अब किसी चीज़ को अगर ठीक करना है तो उस पर टाइम तो लगता है। लेकिन यस मुझे लगता है कि अब ये सही टाइम है कि हमें अभी से फैसले ले लेने चाहिए कि जिससे पाकिस्तान क्रिकेट बेहतर हो। देखिए अब इससे वर्स्ट क्या होगा, इतना बुरा तो कुछ भी नहीं होगा ना। आप वर्ल्ड कप से बाहर हो गए, आप आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी से बाहर हो गए, तो इससे बड़ा क्या होगा। तो अच्छा है कि आप आप एक फ़ैसला कर लें कि हमें फिट और परफॉर्मर लड़के चाहिए, तो तभी आप बात कहने से ना कि इससे बुरा क्या होगा, मुझे तो ज़रा एक डर सा लग गया है। बिकॉज लेट्स नॉट चैलेंज फेट, कुछ भी हो सकता है। बट क्या चले क्रिकेट की तक बात में मतलब रहे, तो इससे बुरा क्या होगा? इशारा दे दिया कि हम तो अभी बाहर हो रहे हैं, हो सकता है हम आगे मतलब और जब ये बात होती है मैच पे भी पहुंच जाएं कि क्वालिफाई ना कर पाए इन इवेंट्स के लिए। हाँ लेकिन फिर वो कह रहे हैं ना कि सब्र दिखाना चाहिए और हमें एज ए नेशन के सब्र, लेकिन फिर वो कोई जीत बीच में ना हो रही हो तो सब्र भी ज़्यादा देर रहता नहीं है। वे कहते हैं जब चेंजेस भी कर दिए और अभी तक कोई चेंज नहीं आया एंड ऑल दैट, तो सबसे पहले सब्र, बट अ लॉट ऑफ ओवरऑलिंग एंड चेंजेस नीड टू बी डन। हम इसलिए भी ज़रा हमें सब्र कम है कि हम कल तो नहीं बने टेस्ट प्लेइंग नेशन। मतलब हम अफगानिस्तान की ग्रेजुअल इम्प्रूवमेंट और कल की परफॉर्मेंस हम देखते हैं तो हम कहते हैं भाई हाँ जी दे हैव कम अ लॉन्ग वे और क्या ज़बरदस्त टीम बन गए हैं, लेकिन हमारे वो हालात नहीं होने चाहिए। अब नहीं होने चाहिए थे पे क्या कंसंट्रेशन करना, हो गए पड़े हुए हैं, यही हालात हैं जी, डील विद इट। आज के दिन की एक बहुत सी खास बातें, लेकिन एक अहमियत है, आपको हम कुछ याद दिलाते हैं। भारतीय जारहियत के करारे जवाब की बात करेंगे हम। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट को 6 साल मुकम्मल हो गए हैं। पुलवामा ड्रामे और कंट्रोल लाइन पार करने की गलती पर
6 साल कबल आज ही के दिन पाक फजाइया के शाहीनों ने एक भारतीय तैयारा मार गिराया था। विंग कमांडर अभिनंदन को कैदी बनाया था। 26 फरवरी 2019 को भारतीय फजाइया ने जाली सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा रचाया, जिसका भांडा पाकिस्तान ने ही नहीं आलमी मीडिया ने भी मौके पर ही फोड़ दिया था। मोदी ने बजाते खुद तैयारों के बादलों में छुपकर कार्रवाई करने का मज़ेदार केस बयान भी दिया था। ये सारी बातें आपको याद होंगी ना, ऑब्वियस इतनी पुरानी बात नहीं है। 27 फरवरी 2019 को भारत ने पुलवामा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद बुज़दिलाना फ़ज़ाई हमले की कोशिश की थी, लेकिन आज के दिन पाक फ़ज़ाइया के शाहीनों ने भारतीय फ़ज़ाइया के बरतरी के तमाम दावों को खाक में मिला दिया था और पाक फ़ज़ाइया के शाहीनों की जानिब से भारतीय फ़ज़ाइया के MiG-21 और सनहुई 30 तैयारे मार गिराए थे। आपको ये सारी चीज़ें हम ज़रा दिखा भी रहे हैं साथ साथ, ताकि याद दहानी हो जाए। यही नहीं, पाक फ़ौज ने आज़ाद कश्मीर में पैराशूट से उतरने वाले और मकामी अफराद के हाथों लहू लुहान होने वाले भारतीय पायलट अभिनंदन को पकड़ लिया और फिर जज्बा खैर सगाली के तहत इसे चाय पिलाकर रुखसत किया गया था। याद है ना आपको? ठीक है दोस्त, आज तो आ गए हो, लेकिन अब चाय पियो और चलते बनो। बेसिकली तो आज भी भारतीय विंग कमांडर की वर्दी, जहाज की बाकियात और चाय का वो कप PAF म्यूजियम कराची की ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट गैलरी में महफूज है। दिखाया है मैंने आपको, आप लेके गए थे एक दफा। बिल्कुल आपने दिखाया था। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट आपको पता है 6 साल हो गए हैं। इस पर ISPR ने खुसूसी नकमा भी जारी किया है। अच्छा जी, ये तो वैसे ही हम एक रिमाइंडर के तौर पे आपको बताना चाह रहे थे, बट इट्स इन द पास्ट, सो लेट इट बी इन द पास्ट। आगे चलें और आपको बताएं जी, वफाकी हुकूमत नहीं, ये तो हमने आपको बता दिया है, कुछ और बताते हैं आपको। भाई अभी आपको ये बता रहे हैं पार्लियामान में कि 1 साल में वज़रा की अक्सरियत ऐवान में जवाब देने को दस्तयाब ही नहीं थी। ये बड़ा अहम और इंट्रीगिंग इशू रहा है। हाँ, और जो ऐवान में आए वो भी आपको बता दें, उन्हें भी लब कुशाई की कम ही तौफीक हुई है। पिलडैट की रिपोर्ट से तो यही लग रहा है कि ज़्यादातर काबीना और अरकान असम्बली कार्रवाई देखने आते और चुपचाप चले जाते हैं। 2-4 लोगों के अलावा कमी है जो बोलते हैं, कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं, हिस्सा डालते हैं, तासुरात का इज़हार करते हैं। इसमें बाय द वे वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ जो है ना, वो सबसे मौसर रुकन करार पाए गए हैं और आज़म नज़ीर तारड़ ने मजमूई तौर पर 17 घंटे 18 मिनट गुफ्तगू की है, शायद उन्हीं का काम था। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ 5 घंटे और 40 मिनट जो है वो गुफ्तगू करके दूसरे नंबर पर रहे हैं और वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने पार्लियामेंट में 4 घंटे 29 मिनट गुफ्तगू की और वो तीसरे नंबर पर रहे हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब महज 2 घंटे और 45 मिनट गुफ्तगू करके चौथे नंबर पर रहे हैं। 2 घंटे में चौथे पे आ गए। और मुझे लगता है कि अगर हुमा को मौका मिलता तो ये सारों का रिकॉर्ड तोड़ देती। 100% है ना? मुझे समझ नहीं आ रही कि इतने अच्छे एक आप तो एक दिन में 2 घंटे गुफ्तगू कर लेती हैं। मैं तो ना बोलूं तो मैं बीमार हो जाऊं। हाँ। मुझे तो टेंशन होना स्टार्ट हो जाती है। इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है आप लोगों के पास और आप बोल नहीं रहे हो। बोलना ये नहीं कि बस याप मतलब देयर आर थिंग्स टू बी डन। ताकतवर वजीरों में शुमार होने वाले अमन और अमान के हवाले से अहम तरीन वजारत रखने वाले वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भी पार्लियामान में हाजिर होने या जवाब देने की कम जहमत की है। 157 इजलास में सिर्फ 10 बार ही आए हैं और गुफ्तगू का दौरानिया रहा है 12 मिनट। एक और वजीर हैं आहब चीमा, जिन्होंने 60 सेकंड भी मुश्किल से बोलना गवारा किया। नहीं तो वो 50 सेकंड में उन्होंने क्या बोला होगा? 60 सेकंड ऐसे ना करें, 10 ना छीने आप। कुछ खांसी की होगी, थोड़ा सा गला साफ किया होगा, लोगों ने खा के बोल लिया है। जस्ट किडिंग वफाकी काबीना में इस वक्त 18 वजीर और 2 वज़रा मुमलकत पर मुश्तमिल है। बाय द वे आपको बता दें, और कल मजीद 4 वज़रा जो हैं उनको शामिल करने का फैसला किया गया है, जिनमें हनीफ अब्बासी हैं, तारिक फजल चौधरी हैं, खालिद मक्सी और मुस्तफ़ा कमाल शामिल हैं। पार्लियामानी जमहूरी निज़ाम का मतलब ही अवाम को जवाबदेह होना है और पिलडैट की रिपोर्ट बताने के लिए काफ़ी है कि पार्लियामान की बालादस्ती का नारा लगाने वाली सियासी जमातें जो हैं वो खुद इस मामले में कितनी संजीदा, कितनी पार्टिसिपेट करती हैं।
तो ये थोड़ा सा सियासी जमातें पहले पार्लियामान की बालादस्ती का नारा लगाती थी, वो आजकल दोबारा कहीं नारा लगाती नजर आती हैं। वो 60 सेकंड में नारा ही लगा होगा और कुछ नहीं हुआ होगा। बस अच्छा, ये आइडियलिज्म की बातें, हुमा पार्लियामान में हिस्सा लेना या गुफ्तगू करना। पिलरेट के सरबराह हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अहमद बिलाल महबूब साहब, क्या हाल है आपका? बड़ी ज़बरदस्त ये रिसर्च और रिपोर्ट आपने निकाली है। पिलरेट की पार्लियामान की 1 साला कारकर्दगी रिपोर्ट में बड़ी तफसील से बताया गया है कि कौन से वुज़रा ने ऐवान को कितना वक्त दिया जवाबात देने के लिए, किस हद तक दस्तयाब रहे। तो क्या आपकी नज़र में ये परफॉर्मेंस मजमूई तौर पर आपको लगता है कंपेयर टू द पास्ट और एनीबडी एल्स, ये ठीक लग रही है आपको परफॉर्मेंस? बहुत शुक्रिया। देखिए, मिनिस्टर्स की परफॉर्मेंस के बारे में कोई हतमी बात तो नहीं कही जा सकती कि ये ठीक है और ये गलत है, लेकिन हमने ये महसूस किया कि पार्लियामेंट के अंदर स्पीकर साहब भी और सेनेट के चेयरमैन भी बार बार शिकायत करते रहे कि मिनिस्टर्स मौजूद नहीं होते जब पार्लियामेंट के अंदर मिनिस्टर्स की ज़रूरत होती है। तो हमने इसलिए मुनासिब समझा कि इनका कंपैरिजन करें कि कौन ज़्यादा मौजूद रहता है और कौन जवाब दे पाता है, कौन नहीं दे पाता। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये जो 10% से कम अगर अटेंडेंस है किसी की और किसी ने बिल्कुल ही चंद मिनट बोला है, तो इसका मतलब है कि वो तो ज़्यादा तसल्ली बख्श बात नहीं है। लेकिन 30% से ऊपर जिसकी भी अटेंडेंस है और जिसने भी 1 या 2 घंटे भी बोला है, तो वो मेरे ख्याल में एक्सेप्टेबल होनी चाहिए। लेकिन ये रिलेटिव है, एक दूसरे के साथ निस्बत तनासब से ही आप देख सकते हैं कि किस मिनिस्टर की 57% अटेंडेंस है और किसी की मुश्किल से 1 या 2% अटेंडेंस है। अच्छा सूफी साहब, महबूब साहब, बहुत से वज़रा हमने देखा है कि अहम तरीन वजारतों वाले लोग पार्लियामेंट में जवाबदेही के लिए दस्तयाब नहीं हैं। जो सियासी जमातें पार्लियामान की बालादस्ती की बातें करती हैं, क्या आपको लगता है कि रवैया उनके बयानात की नफ़ी है? जी बिल्कुल, ये नफ़ी है और इस पे अगरचे स्पीकर का भी ताल्लुक उसी सियासी पार्टी से है जिनकी इस वक्त हुकूमत है, लेकिन वो भी इस बात से नाला नज़र आए बाज़ात के मिनिस्टर्स मौजूद नहीं होते जब उनकी ज़रूरत होती है। तो इसलिए भी ये ज़रूरी है कि उनकी अकाउंटेबिलिटी हो और ये सवाल आम लोगों के सामने आए कि कौन सा मिनिस्टर कितने परसेंट उसकी अटेंडेंस रही और वो ऐवान में कितना पार्लियामेंट के साथ एंगेजमेंट की उसने वर्बल कम्युनिकेशन के जरिए। तो ये बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि ऐसे लोग जो कि ऐवान में नहीं आते वो गैर जमहूरी रवैये की अक्कासी करता है। अच्छा, ये अटेंडेंस वाली बात आपने बिल्कुल सही की है और इनको पता होना चाहिए कि मतलब स्कूल कॉलेज में ही सिर्फ अटेंडेंस नहीं होती थी, यहाँ अटेंडेंस पैरामाउंट है, बहुत ज़रूरी है। अहमद बिलाल साहब, ये बताइएगा कि हुकूमत को अवामी नुमाइंदों के सामने जवाबदेह बनाया जाए, पाबंद किया जाए, वो पार्लियामान को वक्त भी दें और अपनी परफॉर्मेंस जस्टिफाई भी करें। तो इसके लिए अब तब्दीली जो है, चेंजेस कहाँ से शुरू होने चाहिए? क्या किसी नई कानून साजी की ज़रूरत है? कानून साजी के बगैर फिर बात वहीं की वहीं रह जाएगी? को यकीनी बनाएं और अगर वो ज़्यादा फ्रीक्वेंटली ऐवान में आए और वो वज़रा को बहुत इस बात का पाबंद बनाए अपनी हिदायत के ज़रिए, तो मेरे ख्याल में ये हाज़िरी बढ़ सकती है। माजी में हमने देखा कि जब भी वज़ीर आज़म की हाज़िरी ज़्यादा होती है, वज़रा भी उसी हिसाब से उनकी हाज़िरी बेहतर हो जाती है। पिलरेट के सरबराह अहमद बिलाल महबूब साहब हमारे साथ मौजूद थे। वज़ीर आज़म जब होंगे तो नेचुरली, जब आपका बॉस, आप खुद सोचें ना, जब आपका बॉस कहीं मौजूद होता है तो आप ज़ाहिर है जो भी उसके साथ होते हैं, एम्प्लॉयज़ होते हैं, एम्प्लॉयज़ तो नहीं इन दिस केस, मतलब उसकी जो टीम का हिस्सा होते हैं, तो फिर टीम लीडर के होने की वजह से ये फ़र्क ज़रूर पड़ता है कि टीम मेंबर्स मौजूद होते हैं। हाँ, तो बेसिकली ये प्रैक्टिस जो है इट नीड्स टू कम फ्रॉम द टॉप और फिर बाकी होंगे। ऊपर ही वाले ही नहीं आ रहे तो नीचे तो रिलैक्स हो ही जाएंगे। लेकिन कमाल की बात है कि मतलब आपको नॉमिनेट किया है, आप उधर पहुंच गए हैं, बैठे हुए हैं, योर रोल इज टू आवाम की प्रॉब्लम्स लाएं और सॉल्व करें उनको, एंड यू आर नॉट स्पीकिंग, यू आर नॉट इवन अटेंडिंग। क्यों गए हैं आप वहाँ? और ये आपके अच्छे अपने लिए फायदेमंद भी है। ये तो आप गए क्यों थे? लोगों तक आपकी बात पहुंचेगी और जाहिर है आपको इसका फायदा ही होगा। मेक्स यू वंडर ना, मतलब एक मेक्स यू वंडर ना, फिर इलेक्शन के बाद सारे जो लड़े होते हैं, ऐसा लग रहा है कि ब्रेक ली हुई है हुमा। दिस इज अलार्मिंग नाउ। अच्छा जी। कराची चिड़ियाघर और सफारी पार्क की हथनियों में टीबी की तस्दीक तो पहले ही हो चुकी थी, मगर हथनियों के दीगर टेस्टों के बाद माहिरीन इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि नूरजहां, सोनिया, मधुबाला और मलका
चारों हथनियों को टीबी उनकी देखभाल करने वाले मुलाजमीन से लगी है। Who would have thought? और इसे पाकिस्तान में आपको बता दें कि इंसानों से जानवरों में टीबी की मुंतकली का पहला केस समझा जा रहा है। और टीबी माहिरीन का कहना है कि सफारी पार्क में मौजूद मधुबाला और मलिका दोनों हथनियों की मुकम्मल सेहतयाबी के लिए कम अज़ कम 1 साल तक इलाज जारी रहेगा। लेकिन उनको वहीं रखेंगे, फिर अब मजीद वहाँ से कहाँ लेके जाएंगे? नहीं, वहीं रखेंगे। मेरा ख्याल है जिस केयर टेकर को टीबी है उसका भी इलाज कराएं, जाहिर है उसको भी। कैसे, कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, मतलब इतनी सी बात सही। तो फिर छोड़ें बाकी चीज़ें, इसी पे बात कर लेते हैं। और हमारे साथ हैं इंडस अस्पताल से डॉक्टर नसीम सलाहुद्दीन, माहिर मुतादी अमराज हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, कराची के जो हथनी राधा जो नहीं रहे इस दुनिया में और जो बीमार हैं, शक जाहिर किया जा रहा है कि उन्हें टीबी इंसानों से लगी है। अब जाहिर है ये शक किसी बुनियाद पर जाहिर किया जा रहा है। इंसानों से जानवरों को वायरस इस तरह से ट्रांसफ़र होना, इज़ दैट पॉसिबल? इसकी और कौन कौन सी मिसालें मौजूद हैं? नहीं, ये तो यकीनन टीबी तो 4 में से 3 एलिफेंट्स के तो टीबी है ही है। अब कैसे किसको लगी ये इसका कोई सबूत नहीं है, क्योंकि जो पहली हाथी थी सोनिया, जिसके टिश्यूज़ में कल्चर पॉजिटिव आया, वो उस नौइयत का हमें शक है कि ये इंसान वाला है। आमतौर पे जानवरों में जो टीबी होती है उसकी स्पीशीज़ मुख्तलिफ होती है, लेकिन ये वाला है वो इंसानों वाली है। हाँ, ये भी नहीं कह सकते हैं कि ये नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर है हम लोग तो एक्सपर्ट नहीं हैं यहाँ पर वेटनेरियंस में या जू कीपर्स में, लेकिन श्रीलंका से हमने जो बात की वहाँ के एक्सपर्ट से, तो उन्होंने यकीन दिलाया कि उन्होंने वहाँ के जो डॉक्टर हैं उनसे बात हुई, उन्होंने बताया कि 20 हाथियों का उन्होंने इलाज किया हुआ है टीबी के दवाइयों से और कामयाबी के साथ। अब कौन सी टीबी थी, वो जानवर वाली थी या इंसानों वाली थी, वो हम उसका कोई ऐसा सबूत नहीं है, तो ये हम 100% नहीं कह सकते। हाँ, इसके बाद मैं ये कह सकती हूँ कि ये टीबी जानवर से जानवर को लग सकती है, जानवर से इंसान को लग सकती है और इंसान से जानवर को भी लग सकती है। मसला ये है समझने वाली बात कि हमारे मुल्क में टीबी की शरह बेतहाशा ऊपर है, उसके बहुत ज़्यादा है, बल्कि पूरी दुनिया में हम 4थे नंबर पे हैं टीबी के हवाले से। और ये चूँकि इतनी ज़्यादा है तो हम कह सकते हैं, हम ये नहीं कह सकते कि इंसान से जानवर को नहीं लगी। ये भी पॉसिबल है कि अब जो जानवरों को लगी है और जो जानवरों की तीमारदारी करते हैं या जू में उनके ख्याल करते, खाना खिलाते वगैरह वगैरह, उनको भी लग सकती है। बड़ी पॉसिबिलिटीज़ हैं डॉक्टर साहब। टीबी अगर इंसान से जानवरों में मुंतकिल हो सकती है तो ऑब्वियसली जैसे आपने भी कहा कि जानवरों से इंसानों में भी हो जाए, तो ऐसा है तो ये मसला गलियों सड़कों तक पहुंच गया, कुत्ते बिल्लियों गाय भैंसों, मतलब यू नेम इट, ये वायरस आ गई तो एक वबा का खतरा नहीं हो जाएगा? नहीं, टीबी ऐसी वायरस की तरह नहीं फैलती है। वायरस एक और किस्म का बैक्टीरिया वो है, माइक्रोब है, और माइकोबैक्टीरियम टीबी एक और तरह का है। और टीबी एक से दूसरे को लगने में खासी देर लगती है और खासी करीबी कांटेक्ट। अगर 6 बंदे एक कमरे के अंदर सो रहे हो दिन रात भर और उनमें से एक को टीबी हो, तो बाकी 500 में से ज़रूर इम्कान है उनको लगने का, लेकिन ये नहीं कि वो गली मोहल्ले वालों को लगेगी। अगर जो बहुत ही करीब रहते हों, अब देखें जो जानवर की देखभाल करते हैं, ज़ाहिर है उनको बड़ी करीब आना पड़ता है, उनके जानवर के मुंह में खाना डालना पड़ता है बाज़ दफ़ा, या बहुत ही करीब से देना पड़ता है। तो अगर एक ही बंदा बार बार उसके पास जाता हो तो हो सकता है कि इस बंदे ने की टीबी हाथी को लगी हो। तो क्या अब ठीक कैसे किया जाए? अब हाथियों वाले मामले तक रहें तो हमें क्या करना चाहिए, क्या एक्शन होना चाहिए? क्या
तमाम जो जानवरों के केयर टेकर्स हैं उनके टेस्ट हों, उनका बेसिक तिब्बी मुआयना हो जाए, जो स्टाफ है उनका बेसिक तिब्बी मुआयना हो उन बीमारियों को लेके जो जानवरों को लग सकती हैं। पहले क्यों नहीं हुआ? नहीं, ये तो मुमकिन ही नहीं है कि सब लोगों के, सारे जू कीपर्स के और जानवरों के आप टेस्टिंग करते रहे। ये मुमकिन नहीं है, कहीं पे दुनिया में मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि बहुत ही बड़ा काम हो। लेकिन जो लोग जानवर के बहुत ही करीब रहे हैं, ख़ासतौर पे ये 3 हाथियों के, तो उनकी टेस्टिंग ज़रूर होनी चाहिए। अब तक सिर्फ 7 अफराद की टेस्टिंग हो चुकी है जो नेगेटिव थे, और उनको भी 1 महीना हो गया। अब जो बाकी लोग हैं जिनकी टेस्टिंग नहीं हुई है, तो उनको ज़रूर बुलाकर उनकी टेस्टिंग होनी चाहिए। और टेस्टिंग ये कि उनके बलगम का टेस्ट होना चाहिए, उनकी टीबी का एक्सरेज करवाना चाहिए। मैं फिर बता रही हूँ कि हमारे मुल्क में, हमारे शहर में टीबी बहुत ज़्यादा फैली हुई है, जो इंसान से इंसान को लगती है, क्योंकि हमारी आबादी इतनी बहुत है, हमारे ओवरक्राउडिंग इतनी है, और पूरे मुल्क में यही हाल है। गुर्बत की वजह से, मेल न्यूट्रिशन की वजह से, ये वजह है उसकी। और अगर किसी ने दवा मुकम्मल नहीं की, यानी कि अधूरा कोर्स छोड़ दिया, तो उसमें वो ड्रग रेजिस्टेंट हो जाती है। लेकिन ये एक अलग सब्जेक्ट है जो कि इंसान की बीमारी में ये हम डिस्कस करते हैं, उसका मुख्तलिफ होता है। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर नसीम, हमारे साथ मौजूद थी। बहुत सी बातें आपने हमें बताई हैं मुझे हाथियों के लिए, एंड आई होप दैट इट डजंट स्प्रेड फर्दर। लेकिन ये भी लापरवाही ही है ना कि मतलब बीमार हैं केयर टेकर्स, बीमार ही होंगे, टीबी हुई होगी तो नजर तो आ ही रहा होगा। अभी तक जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं जो 7 लोगों के किए गए हैं वो नेगेटिव हैं। वैसे ये हतमी नहीं है, दिस इज नॉट कॉन्क्रीट बाय द वे। शक है जिसका इजहार किया जा रहा है कि ये इंसानों वाला टीबी का वायरस है, उसकी हैयत, उसकी फॉर्मेशन कुछ ऐसी है जो इंसानों में पाया जाता है, जो टिश्यूज में से। प्रॉब्लम ये है कि इतना कुछ इन द पास्ट हो चुका है दैट एनीथिंग इज पॉसिबल। So there is a possibility, and there is also a possibility कि हम आज का मैच जीत जाएं. Is there a possibility? Yes, there is a possibility. Why are you even bringing it to that? There is a possibility. Obviously 50-50 होता है, possibility तो है, but पाकिस्तान को, और आप जाएं मैच देखें, एंटरटेन हो गई। See you tomorrow. Okay, bye.